बिहार में चुनाव है, कत्ल की खबरें लगातार आ रही हैं। एक नया नाम जुड़ा है दुलार चंद यादव का। बाहुबली थे, उनका कत्ल कर दिया गया है। जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई जा रही थी दुलार चंद यादव की, तो ट्रैक्टर पे कौन सवार था? सूरज भान की पत्नी वीणा देवी। अब ये मामला पीयूष प्रियदर्शी चले गए नेपथ्य में। अब ये मामला हो गया सूरज भान बनाम अनंत सिंह। ये सब जो कुछ भी हो रहा है बिहार की जनता भी देख रही है। ये मामला किया जा रहा है अगड़ा बनाम पिछड़ा के। हम लोगों ने एक स्टोरी करी थी नीतीश के डॉन, तो उसमें अनंत सिंह से हमने बात करी। डिड एवरीथिंग टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ रॉबिन हुड। ये कोई एक पार्टी तक सीमित नहीं था और 90 में तो ओपन था। इसलिए वो जब आप शाहबुद्दीन से मिलते थे उस वक्त, तब जो गनमैन थे आराम से घूम रहे थे। बाहुबली था इनका एक समय जब इनका भाव गिरा, वो वही समय था जब लालू और नीतीश एक साथ हो गए। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। चीज और सिमिलरिटी दोनों में है, मोदी जी और इनमें सोफिस्टिकेशन वाला, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में। तेजस्वी के साथ जितने सारे लोग बाहर में सबसे आगे रहते हैं, सभी यंग हैं और ईच वन ऑफ देम इज रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग दैट ही इज सेइंग। लेकिन जब आप नीतीश कुमार की मीटिंग्स में जा रहे हैं और महिला वोटर से बात कर रहे हैं, जब आप उनसे पूछते हैं कि आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ की बात की है तेजस्वी यादव ने, आपको मालूम है उन महिलाओं को जिनको 10,000 मिले हैं, उन महिलाओं को मैक्सिमम जिनको नहीं भी मिले हैं अमॉन्ग देम, वो भी कहते हैं तब वो नीतीश को देंगे। शांत किशोर से बीजेपी 34 सीट्स पर परेशान है। डेविस कप होता है तो उसमें एक नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है। जब प्रशांत किशोर इलेक्शन एनालिस्ट थे या पॉलिटिकल कंसल्टेंट कहिए, तब वो हमेशा कहते थे अपने जो उनके क्लाइंट थे कि आपको लड़ना है और ऐसी सीट पे लड़ना है जहां एक तरह से एक हवा बने। और रही हारने की बात, तो लालू जी यहाँ लोकसभा हारे हैं, तो क्या लालू जी की नेतागिरी घट गई? नीतीश कुमार पहले 2 विधानसभा के चुनाव हारे हैं, तो क्या उनकी नेतागिरी घट गई? नीतीश कुमार में एक ये भी है कि वो साफ माफ नहीं करते हैं, पॉलिटिकली साफ कर देते हैं। जिस पे मतलब वो टारगेट में आ गया ना, फायरिंग रेंज में छोड़ से एक ललन बाबू को केवल माफ किए हैं। क्यों माफ किए? अब उनका अपना जो भी कारण हो, आपको तो पता होगा। अब कहता भी होगा तो हम थोड़े यहाँ बताने जा रहे हैं। बोलेंगे नहीं, मुझे लग रहा था बोलेंगे नहीं। अगर आपको पता चले Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बिहार में चुनाव है, कत्ल की खबरें लगातार आ रही हैं। बलवा, लॉ एंड ऑर्डर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आ रहा है और इन हत्याओं से या हमलों से किस तरह के जातीय समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, इनसे इतर शायद जैसे एक पैरेलल यूनिवर्स में इस पर भी बात हो रही है कि रोजगार कौन देगा। जीविका दीदियों का भला करने की होड़ मची हुई है महागठबंधन और एनडीए के बीच, और एक नारा है जो सत्तारूढ़ एनडीए अब दोहरा रहा है बार बार, अमित शाह से लेके नीचे तक जो उनके छत्रप हैं, कि नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। उधर तेजस्वी यादव हैं जो बार बार तेजस्वी प्रण की बात कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया। जमीन पर सरगर्मी कुछ बढ़ गई। माहौल में गर्मी अभी नहीं है क्योंकि मॉनसून पूरी तरह से गया नहीं है। कई विक्षोभ बताए जा रहे हैं, कई असर बताए जा रहे हैं। इस चक्कर में पटना के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर भी सुस्ताते नजर आ रहे हैं और पटना के 5 सितारा होटलों में पायलट भी चहलकदमी करते हुए। हेडक्वार्टर्स में लोग हलकान हैं कि अरे ऐसे कैसे, नहीं सही है मैं मौसम, नेताजी का रैली घट जाएगा, सड़क मार्ग से कितना ही जाएंगे, आदि इत्यादि। तो इतने सब कुछ के बीच अब बिहार का चुनाव कितना आगे बढ़ा है, जब बड़ी रैलियां होने लगी हैं, लोग छठ के महापर्व के बाद इस चुनावी पर्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रवासियों की एक बड़ी संख्या वापस भी जा चुकी है। इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली यानी साप्ताहिक पॉलिटिकल शो है। नाम है नेता नगरी। नेता नगरी में हमारे मेहमान हैं पटना में हमारे बड़े भाई, आप लोग चाचा कह सकते हैं अगर उम्र में छोटे हैं, पर हमको और
ऐसे वरिष्ठ पत्रकार 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र है कन्हैया सर की, जिन्होंने हमको ये वायदा किया है भूजा खाते हुए अपने घर पे कि ये 2 किताबें लिखेंगे। सबके सामने दोहरा दे रहा हूं ताकि पीछे ना हट जाए आप। ये 2 किताबें लिखेंगे। इनका 3.5-4 दशक का ये जो पत्रकारिता का अनुभव है, 40 जितना हमारा उम्र लगभग उतने साल से ये पत्रकारिता कर रहे हैं। एक अपने देश भर में घूमे पत्रकारिता के अनुभवों पर, और एक बिहार को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से समझने के लिए इनके अनुभवों के आधार पर किताब किए हैं। प्रॉमिस बोलिए सबके सामने। हाँ हाँ नहीं घर मुकर जाएंगे। नहीं नहीं मुकरूंगा नहीं, बच्चों के सामने, दोस्तों के सामने प्रॉमिस किए हैं। एकदम प्रॉमिस, वादा मेरा वादा। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप, हमने एक चीज नोटिस की, आप तस्वीरों में मुस्कुरा, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मुस्कुराते हुए। इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? फोन भी करके किसी से पूछते हैं कैसा चल रहा है, जो ऐसा लगता है कोई डंडा एकदम हड़का रहा है। ये बिहारी क्या ये दुर्वासा ऋषि वाला रोल? बिहारी टोन है भोजपुरी के। हाँ। हाँ, वो उससे घबराता थोड़े, आप घबरा जाते हैं। अरे हम नहीं घबराते, हम आपको अभिभावक डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी वो ASI वाले खबर को पता करने के लिए डिटेल कैसे फोन किया, हम लोग को लगा किसी को हौंक रहा है। तो पता कर भी लिया ना मैंने। हाँ। हाँ, तो पता कर लिया सही बात है कि वो प्रेम प्रसंग है। अच्छा, एक नर्तकी के साथ उसका कुछ इस तरह का था। दरोगा का, हाँ दरोगा का। सिवान में। हाँ, और नर्तकी ही बुला करके हाँ, हत्या करो। हत्या का। हाँ, जो मैं बात किया पुलिस अफसर से ही बात कर रहा था मैं। अच्छा, तो यही बात है, जो पॉलिटिकल कोई इसमें Political। नहीं, अनलाइक मोकामा मुकामा। हाँ या फिर जी। हमारे कन्हैया बिलारी जी के बाद दूसरे मेहमान जो दिल्ली से लिट्टी खा के चले हैं, गमछे के साथ एक प्रोमो भी शूट कर लिया है, और ऐसे हमारे कन्हैया जी जैसे बड़े भाई से छोटे बड़े भाई राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना में। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई गमछे की मोनोपोली तो नहीं है? अरे आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई और गमछा पहने तो अरे नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि आपने प्रोमो, ये लीजिए सर आप हमारा। थैंक यू, ये अच्छा गमछा। ये हाँ, आप इसको, अच्छा इस गमछे का एक कनेक्शन भी है। जी, ये आपकी ससुराल का गमछा है। अच्छा, जी, ये बंगाल का है? ये बंगाल में सर, ये विश्व बांग्ला जो है, हाँ, विश्व बांग्ला का बहुत अच्छा गमछा आता है। उनका सूत बेहतर होता है और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा। ये आप खरीदते हैं या जी, आपको मैंने कोई खरीदा। गिफ्ट देता है? नहीं सर, मैं हाँ? खरीदता हूँ। खरीदते हैं। हाँ, ये गुड। जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो अभी इसके पहले बागडोगरा वाले ये एयरपोर्ट पे विश्व बांग्ला का एक स्टोर है, तो वहां से मैंने कुछ गमछे करीबन बहुत अच्छी चीजें मिलती है वो। जी, तो 12-14 हमने गमछे खरीदे थे। 12-14 गमछे? जब अच्छा सूती गमछा मिले तो अब चूंकि जैसे आपके जैसे बड़े भाई मिल जाते हैं, तो अब देखिए उतार के देने में सदाशयता के भी लिए थोड़ी सी नहीं, आप नहीं, ये आपकी यूएसपी है, हम ऐसे ही ठीक है सर। ये अब मैंने आपका ऐसे सम्मान किया, वैसे थैंक यू, बट थैंक यू। नहीं, आप पहने रहिए, मैं ले लूंगा आपसे, मैं दूसरा खरीद लूंगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नाइस, थैंक यू सो कॉटन मच। गमछा। और बंगाल का है तो पहनना ही पड़ेगा। हाँ सर, विकल्प भी नहीं, आपको कोई पता है ना। बिल्कुल। क्या करें? राजदीप जी की जो पत्नी है, पूर्व पत्रकार सागरिका जी, वो बंगाल से हैं। हाँ, MP भी है। अब वो हम कहना नहीं चाह रहे थे। फिर आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये बताइए मुझे। ठीक ठाक है। पहली बार मैं चुनाव पे जा रहा हूँ इस सर्जरी के बाद, तो थोड़ा घूमेंगे। मुझे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अभी भी कुछ डिस्कम्फर्ट है, लेकिन बाकी तंदुरुस्त है यार। 60 इयर्स यंग, 60 साल के हैं। चुनाव कवर करने में राजदीप जी को बड़ा मजा भी आता है। मजा आता है, वही आपको पता है। और इनका, हाँ मैंने, ये अभी एक इनका प्रोस्टेट कैंसर का एक बड़ा सर्जरी हुआ है, अच्छा, तो उसके बाद ये स्वास्थ्य लाभ करके, इसीलिए मैं हर शो में इनसे पूछ लेता हूँ कि, और ये बड़ा सीखने वाली बात है। देखिए आपकी, राजदीप सरदेसाई की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी एक तरफ धरिए, पर इस उम्र में भी ये एकदम सक्रियता की, अभी सर्जरी से उठे हैं लेकिन ग्राउंड पे जाना है, ये बहुत सीखने वाली चीज़ है। इनका जो घूमने के बाद जो लिखते हैं प्रेडिक्शन के, मान लें हम, बड़ा सटीक होता है। खासदार वही अभी चुनाव वाला 2022 वाला। मैं तो फंस गया था फंस गए थे 2022 में। मैंने मुझे लिखा पता है उस पे मुझे क्या- फोन आ गया समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने खुद उन्होंने हमारे बॉसेस को भी फोन किया था, हाँ, पर वो सही निकला उस समय। कभी कभी गलत ही निकले, ऐसा नहीं है वो तो हो कि जाए। हमेशा सही निकलता, कभी गलत भी निकलता है। बिल्कुल। लेकिन बिहार में 2015 में मुझे अभी भी याद है, क्योंकि तब बहुत घूमा फिरा था। मैंने वापस आकर कहा था कि मुझे लगता है नीतीश लालू जी
बीजेपी से आगे। और तब 2015 में मोदी जी की लहर थी, ये यूफोरिया बताया एक जाए। यूफोरिया था, लोगों को लगा कि मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे थे। बिहार में देश पहली का जीते, बार हरियाणा जीते, महाराष्ट्र लगता जीते, है पर यहाँ बिहार, गया था। उस साल बिहार और दिल्ली, ये दोनों दो जगह। उनके बड़े सेटबैक्स हुए थे 2015 में। पर दिल्ली छोटा था, बिहार एक बड़ा सेटबैक। अगर आप मोदी जी की ग्राफ देखें तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा अगर कोई सेटबैक था तो वो बिहार 2015 में उनको था। और कई लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं मोदी जी कुछ ना कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन बिहार की ऐसी जनता है, 3 में से 2 एक साथ मिल जाए ब्रदर्स बिहारी, तो हाँ, फिर तीसरे की जगह नहीं होती, बढ़िया है ना। जी। हाँ, जैसे 95 में हुआ था, 1995 में हाँ, तब पहली बार लाल, आया था। हाँ, लालू को मेजोरिटी पहली बार। तो एक ही पत्रकार थे, हम लोग को जहाँ तक याद, सुरेंद्र एसपी सिंह, उस समय वो पॉलिटिकल, एसपी सिंह, हाँ, हाँ, पॉलिटिकल एडिटर हुआ करते थे वो, टेलीग्राफ के। टेलीग्राफ के। और रात में हम लोग लालू के यहाँ गए थे। पहले गए हम लोग सीताराम केसरी नहीं, फिर लालू के यहाँ गए। तो लालू के यहाँ पूरा सिक्का रखा हुआ था, बहुत ही सिक्का था। सिक्का मतलब? सिक्का, सिक्का पैसा। अच्छा, सिक्का रखा है। सिक्का, सिक्का। ये कहाँ से इतना रखे हुए हैं जी? अरे ये जोख दिया है इसी से, तो अच्छा, तौल दिया। हाँ, तो बोरा में करके लेते आए कि जोख दिया। तो फिर बातचीत होने लगी। इसके बाद जब उनका छापा था तो बताते हैं, जब छापा तो सब वही उन्होंने ही लिखा था कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी 170 के आसपास। एसपी सिंह ने लिखा है लालू के बारे में। हाँ, लालू के बारे में। उसके बाद चंदन मित्रा ने भी लिखा था, लेकिन 122-23 तक लिखे थे उस समय। 300, और तब तो संयुक्त बिहार था, 324 था, उसकी 124 था ना, 324। हाँ, झारखंड अलग नहीं हुआ। हाँ, और तब सौरभ, मुझे अभी याद है क्योंकि वो पहला चुनाव मैंने बिहार का कवर किया था और मैं बहुत नया था बिहार की राजनीति में। लेकिन जो माहौल तब बना था वो ऐसा बना था कि टीएन शेषन ने एक तरह से लालू का खेल बिगाड़ दिया है। क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी तैनात हुई थी, ये कहा गया कि इस बार जो है टीएन शेषन निर्णय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। और तब भी आपको हैरानी होगी कि तब भी एक माहौल तो था कि बीजेपी जो थी उनका ग्राफ ऊपर धीरे धीरे जा रहा था। और उसी चुनाव के बाद बीजेपी पहली बार यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल बन पाई थी, कांग्रेस को हटा। एक तरह से एक बीजेपी का ग्राफ ऊपर चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी 5 साल के बाद लालू जी पर आ गई है और लालू जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है अगर आप लालू जी का ग्राफ देखें तो वो उनका सबसे बड़ा चुनाव था। 95 का चुनाव वॉज द फर्स्ट चुनाव। जॉर्ज और नीतीश अलग हो चुके थे, समता पार्टी मशाल लिए। क्योंकि 90 का चुनाव लालू जी के नाम पर नहीं लड़ा गया था। 95 का चुनाव है, पहली बार बिहार में लालू प्रसाद यादव के नाम पे चुनाव लड़ा गया और तब आपको इतनी बड़ी जीत मिलती है। First and the only time he got a simple majority. बिल्कुल, That was the only time. और मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में नहीं था उस समय, बट मुझे लगता है कि टीएन सेशन का जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था लालू के अगेंस्ट में, इट केम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर लालू। बिकॉज उनके जितने सपोर्टर्स थे उनको लगा कि लालू इज गेटिंग रॉन्ग्ड, उसके खिलाफ लोग इकट्ठे हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस उसके खिलाफ हो गए हैं। तो मैंने बाद में लोगों से जब बात करी है तो ऐसे लोगों ने बताया कि उनके अंकल इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी से। ही वॉज अ यादव, ही वॉज अ ओबीसी, ही वॉज एन ईबीसी। इस बार तो लालू को ही देंगे चाचा, तुमको नहीं देंगे। तो उस तरह से जो लोग उसके तरफ चले गए, लालू के तरफ, इसलिए कि उनको लगा कि लालू इज बीइंग साइडलाइंड, उसको क्रश कर रही है इंस्टीट्यूशन। हम लोग तो उस समय मतलब हम लोग तो सारे जो मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट थे, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स भी था, यहाँ अभी भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया था, नवभारत टाइम्स था, बहुत सारे अखबार थे। हम लोग बाहर वाले व्यक्ति, नीतीश कुमार को हम लोग मुख्यमंत्री बना चुके थे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, पूरा मुख्यमंत्री बना चुके 1995 में। और जब यहाँ से ये लोग जो हमारे, अब इनका मैं नहीं पढ़ा था उस समय, लेकिन हम लोग तो चर्चा कर रहे थे केवल दो ही का, एसपी सिंह जो लिखे थे कि लालू को स्पष्ट, हाँ, और चंदन मित्रा लिखे थे कि 122-23 आएगी। उस समय हमको टाइम्स ऑफ इंडिया में थे या हिंदुस्तान टाइम्स में थे, चंदन मित्रा। तो हम लोग कहते हैं पूरा माल टान के दोनों गया है।
पर वही दोनों सही साबित हुए। और उस इलेक्शन में हाँ। ईबीसी की इतनी बात नहीं हुई। ना ना इलेक्शन में बात यही हुई कि एक जो बड़ा तबका है जो पावर से बाहर रहा है हाँ। वो लालू जी के साथ है, यानी एक कोलिशन ऑफ द पुअर, गरीबों की एक तरह से सरकार है। लालू जी ने अपनी एक छवि बना ली थी, बाद में क्या हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन उस चुनाव में वो उस तरह के माइन्यूट कास्ट इक्वेशन नहीं हो रहे थे जो आज की तारीख में हो रहे हैं। इसमें संतोष सिंह जी ने अभी पिछले दिनों अपने आर्टिकल में भी और अपने किताब में भी, जो इंडियन एक्सप्रेस वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग 3 टर्म दिए हैं। उन्होंने कहा कि लालू की पॉलिटिक्स का फर्स्ट फेज था मंडलाइजेशन, सेकंड फेज था सेकुलराइजेशन, अडवाणी को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद एक प्रो मुस्लिम उनकी या मुस्लिम के प्रोटेक्टर वाली छवि बनती है अगेंस्ट द राइट विंगर्स, एंड थर्ड फेज वॉज यादवाइजेशन, कि जब ईबीसी को दलित को लगने लगा कि नहीं उनकी ज्यादा सुनवाई है, तो इस तरह से वो 3 कैटेगरी में करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपने अभी जिनको सुना हमारे तीसरे मेहमान वो अमिताभ हमने श्रीवास्तव जी वो हैं। ये नहीं बताया कि कैसे आखिर ये लोग पकड़े कैसे, लालू इज कमिंग इनटू पावर। हाँ बताइए ना। majority? मैं पर्चे बस करवा दूं उसके बाद। अच्छा हाँ। तो हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो अमिताभ श्रीवास्तव जी हैं, ये इंडिया टुडे मैगजीन के लंबे समय से यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं। और हमारे चौथे मेहमान हैं हमारे साथी पंकज जी, पंकज झा जी लंदन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर हैं। राजदीप जी अभी यात्रा शुरू करेंगे, कन्हैया सर लगातार घूम रहे हैं और कन्हैया सर को डबल बेनिफिट भी है। एक तो ये अपना वेंचर पूरा स्वराज पोस्ट चलाते हैं तो इनको सब जगह से फीडबैक मिलता है। इनके बेटे हैं द हिंदू के पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं अमित भेलारी, तो वो भी घूम रहे हैं, तो इनको डबल इंटेलिजेंस मिलता है। हमका भाई दर्शकों को पता रहना चाहिए ये भी है। हम कोशिश करेंगे कभी अमित जी को भी बुलाया जाए, वो लगातार बिहार में घूम रहे हैं और अमिताभ जी भी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखने वाले व्यक्ति दृश्यों को ज्यादा गूढ़ता से पढ़ते हैं। राजदीप जी यात्रा शुरू करेंगे। अब आप बताइए कि वो कैसे सही पकड़े एसपी सिंह और चंदन मित्रा और आप सब लोग गलत पकड़े। एसपीसी ने कहा बाद में जब आए हो तो बैठे तो हम लोग चलिए दारू पिया जाए, तो कहे कि ना दारू तो छोड़ दिया हूँ। मैम कहा है तो डॉक्टर बोल दिया कि ज़िंदगी का पूरा कोटा ले चुके हैं। अच्छा। हाँ चलिए ठीक है। आप जाने कैसे कहे कि हम चले गए जाबिर हुसैन के यहाँ, और जाबिर हुसैन ने जो डाटा बनाया था अपने कंप्यूटर में कि किस कंस्टिट्यूएंसी में किस जाति की कितनी संख्या है, और लालू प्रसाद यादव जो ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को बहुत सारा वादा लुभावना करके जो किए थे वो सब इनके साथ गुलबंद हो गया था। और यही कारण था। बाद में हमको नीतीश कुमार से लालचंद महतो एक एमएलए थे बेरमोर में के थे, आपको याद होगा, राजदीप जी को याद होगा, बाद में झारखंड में मंत्री भी बना था जी, एनर्जी मिनिस्टर बने। हाँ उनके यहाँ मैं बैठा था, हम लोग बैठ करके खा पी रहे थे, तब नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस आ गए हारने के बाद चुनाव। तो बोले कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं बेलारी, हम इसी में बैठे हैं खा पी रहे हैं हम लोग। तो बातचीत होने लगी कि वो जानते थे कि मैं लालू के आदमी हूँ। फिर अच्छा। बहुत हम लोग को दोनों आदमी में होने लगा। तो उन्होंने उसी दिन कहा था, मुझे याद भी याद है, कि मैं पकड़ लिया हूँ कि इसका जीन क्या है, इसका जीन मैं पकड़ लिया हूँ, जीन नहीं है ईबीसी है, जिसको ये झांसी में रख करके जो 31%, हम लोग समझते थे उसमें 31% 32% है, अब न पता चला कि 36% है। मैं जीन पकड़ लिया हूँ। ये नीतीश बोले कि जॉर्ज? नीतीश। हाँ, मैं जीन पकड़ लिया हूँ और 10 बरस के अंदर मैं देखिएगा इसको कुर्सी से हटा दूंगा। ये तब बोले थे 95 के चुनाव हारने के बाद। हाँ। और सही में देखिए कि 2005 में हरा दिया। अब मैं जब पूछा हम लोगों ने चंदन मित्रा से, तो चंदन मित्रा में जाते हम 2-4 वो गांव घूमे, तो जब गांव घूमे तो हमको पता चला कि लालू प्रसाद यादव ने जो बूथ होता था भूमिहार के गांव में, जैसे हम ही लोग के गांव राजपूत का गांव है, तो वहाँ 3 बूथ होता था। हमारे पंचायत का लगभग सारा बूथ हमारे गांव में होता था। तो वो लोग आते थे वोट देने, तो हम लोग फायरिंग मार देते थे, भागा सब, तो ये कौन वोट देने जाए। और लालू क्या कि उस सब बूथवा जहाँ होना चाहिए वही लूट बूथ कर दिए। दलित बस्ती का बूथ दलित बस्ती में है। अब ये लोग बड़ी परेशान हो गए हैं। हमारे घर की महिलाएं जाएगी दलित के गांव में वोट देने के लिए, नहीं जाएगी, और उनका वोट पड़ने लगा। मतलब मेन कारण उन्होंने कहा ये था। अच्छा, लेकिन ये बताइए, मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग चुनाव एक और कारण था कि टेलीविजन तभी आया था। हाँ, वो पहला चुनाव था जब जो मैंने टीवी के लिए कवर किया था। उसके पहले मैं प्रिंट में था
और प्रिंट और टीवी तो बिल्कुल अलग दुनिया होते हैं। टीवी में आपको सबके विजुअल्स देने पड़ते हैं, वहां जाना पड़ता है। मैं वैसे था मुंबई से, फिर दिल्ली आया था, तो एक नया चुनाव था बिल्कुल। लेकिन मैं दो लोगों मुझे अभी भी याद है, लालू जी के घर पे देर रात जिस दिन वो जीते थे, बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, और मुझे इंटरव्यू चाहिए था लालू जी का चुनाव के बाद। तो मुझे कहा गया, वो उनके साथ जो हमेशा रहते थे, भोला वगैरह जो थे, उस समय भोला जगह नहीं था। नहीं कोई तो जो थे उनके साथ, उन्होंने कहा 11 बजे आइए आप। तो हम 11 बजे पहुंच गए सुबह अगले दिन। पता चला कि उन्होंने बुलाया 11 बजे रात को, वो इंटरव्यू हुआ 1 बजे। पूरा पार्टी था, पूरा बंगला जो था एक तरह से टेक ओवर, एक जिस तरह से मेगा पार्टी होती है, और हर व्यक्ति वहां बैठा था। मैंने किताब में भी लिखा, एक व्यक्ति कहीं साइड पे गार्डन में बैठा था, तो मैंने उसको कहा आप साइड में क्यों बैठे? अरे आज तो हमारा दिन है, आपको लगता है जगन्नाथ बाबू के टाइम पे हमें यहाँ बैठने का मौका मिलता? तो ये जो था ना कि हमें स्वर दिया है, एक तरह जो बात करते थे कि ऐसे लोगों को जिनको कोई मौका नहीं मिल रहा था उनको जगह, और थोड़ा एक रोमांटिक, लालू के साथ एक रोमांटिक मीडिया का भी एक रोमांस शुरू हुआ था तब, क्योंकि वो एक तरह से अपने आप को एक बिल्कुल एक नयापन था उनमें। आप देखिए दिल्ली की मीडिया आती थी और लालू बिल्कुल उनको अपनी तरफ कर लेता था। ये चारा घोटाले के बाद एक तरह से लालू का जो इमेज है उसमें नुकसान। उसके पहले अर्ली 90s में लालू को एक तरह से हम हीरो की तरह देखते थे, और एक मेरे लिए हीरो लालू जी नहीं थे, मेरे लिए हीरो थे जॉर्ज फर्नांडिस, क्योंकि मुंबई से आया करता था मैं उनको अक्सर, जब वो मुंबई आते थे मिलता था 1991 में, मेरे पिताजी उनको अच्छी तरह से जानते थे। तो मुझे लगा जॉर्ज को जब आप सुनते थे किसी रैली में, तो जॉर्ज वॉज ऑल्सो, क्या फिगर थे वो। पर ये हम भूल गए, एक होता है कि आप ऑरेटर अच्छे हैं, पर उसका मतलब नहीं है कि आपको वोट मिलेगा। वोट तो लालू जी का था, या वोट तो बाकी जो लोकल बिहारी नेताओं का था। जॉर्ज बड़ी मार्जिन से जीते, 77 के बाद कई चुनाव में जॉर्ज की मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत थी, लेकिन वो जॉर्ज का वोट नहीं था। हालांकि जॉर्ज जैसे, सौरभ मैं बताऊं, मैंने बहुत कम वक्ता देखे कितने कैरिस्मेटिक लीडर, और एक बार आप उनसे मिले, ही कुड आल्सो मेस्मराइज यू। आप उनको देखकर ही आपको लगा कुछ है इनमें, और यही तो है कि आप बट जॉर्ज वाज ऑलवेज बाहरी, ही वाज नॉट बिहारी। एंड ये हम जो मुंबई से आए, तुरंत हमें ये पहचान नहीं हुई, हमें लगा जॉर्ज हमसे बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, हम उनको ज्यादा जगह। बिहार के चुनाव बिहारियों के होते हैं, नॉट ऑफ बिहारी। हम सब बिहारी, आप लोग सब बिहारी। ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन चूंकि राजदीप जी ने चर्चा की। लालू जीतने के बाद कहाँ गए थे सबसे पहले? हम्म 95 जीतने के बाद चुनाव कहाँ गए थे? पूर्णाहुति के लिए गए थे। उनका बगला मुखी जाप चला था 45 दिन, विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल में, अच्छा, मिर्जापुर। और हेलीकॉप्टर से गए थे वो रंजन यादव साथ, समझे, उनके साथ वो फोटोग्राफर एक रहता था कृष्ण मुरारी किशन। वहाँ बगलामुखी जाप का पूर्णाहुति हुआ, तब वहाँ गए। और वहाँ जब गए, मैं बाद में उस पर स्टोरी करने गया, तो वहाँ के राजा पंडा, सरकारी पंडा हैं, ये जानते होंगे, उन्होंने कहा कि आज तक यहाँ कितने लोग आए राजा महाराजा, लेकिन असली राजा लालू यादव है। हमें कैसे? तो जब पैसा छिटाने लगा तो लगा कि भगदड़ हो जाएगा, बाल काटने वाला उधर भाग रहा है, पूजा करने वाला उधर भाग रहा है, वहाँ बाल भी, मुंडन भी होता है ना। हमें आपको कितना दिए? कैश दिया 1.5 लाख। आज तक कोई 1.5 लाख रुपया हमको नहीं दिया पंजाब, वो राजा असली है। इसीलिए हम कहते हैं आप किताब लिख डालिए। कितना सब कहानियां हैं आपके पास। बहरहाल, जॉर्ज साहब की बात हो रही थी। ये आयरनी है उन सारे लोगों की जो तमाम ज़िंदगी, जो कि जॉर्ज साहब की कर्नाटका से जर्नी शुरू होती है, मिशनरी वाली बैकग्राउंड से आते हैं, पर आंदोलन में रहे। आजकल वाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलन जीवी को एक गाली की तरह कुछ हलकों में इस्तेमाल किया जाता है, पर वो तमाम ज़िंदगी आंदोलन में रहे, रेलवे यूनियन के आंदोलन और सारे आंदोलन। तो वो जॉर्ज जितने कर्नाटका के थे उतने ही मुंबई के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, उतने ही वो बिहार के भी थे। बिहार के अलग अलग इलाकों से चुनाव लड़े, और दिल्ली में तो उनकी राजनीति रही। तो
ये भी एक कुछ नेताओं के साथ आयरनी रहती है कि वो अपनी जाति या गोत्र के हिसाब से अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटी गिनती के हिसाब से, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा रहता है। और एक फेज़ ऐसा था जब जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के लिए या अटल बिहारी वाजपेयी के सेकुलर क्रेडेंशियल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ थे, क्योंकि 1996 का दौर था जब अकाली दल और शिवसेना के अलावा कोई उनके साथ आने को राज़ी नहीं था। और जब ये समता पार्टी को साथ लेने की बात आई तब बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने, जिसमें कैलाशपति मिश्र समेत कई नेता शामिल थे, विरोध भी किया था इस बात का, नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणियां भी की थी। लेकिन तब अटल बिहारी को ये समझ में आया कि एक लिबरल फेस दिखाने के लिए उनको जॉर्ज जैसा व्यक्ति, जबकि ये गौरतलब है कि ये मधुलिमिया और जॉर्ज फर्नांडिस ही थे जो 77 के दौर में दोहरी सदस्यता को लेकर सबसे ज्यादा जनसंघ वाले मंत्रियों का विरोध करते थे। पर वो कथा हम फिर कभी करेंगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। आज हम आते हैं सबसे पहले गुरुवार के दिन, हम शुक्रवार को ये शो रिकॉर्ड करते हैं, आप शनिवार को देखते हैं। गुरुवार को दिन चली एक गोली पर आते हैं। जंगल राज की बहुत बात होती है, एनडीए कहता है, तेजस्वी कहते हैं कि इनको बार बार वही पुराने दिन याद दिलाने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन खून की सुर्खियां लौटी, क्योंकि टाल के इलाके में ये एक, अभी आप नक्शे पर देखेंगे, पटना से गंगा जी के किनारे किनारे जब आप आगे बढ़ेंगे और तो यहाँ से आगे जाएंगे तो फतुआ पड़ेगा, फिर बख्तियारपुर, फिर आपका ये मोकामा घाट वाला इलाका शुरू होता है, उससे लगा फिर बाढ़ का इलाका है। तो इस इलाके में वर्चस्व की लड़ाई है, नदी पार करेंगे उस तरफ तो बेगूसराय है। इस वर्चस्व की लड़ाई में कितने ही खेत रहे और अब एक नया नाम जुड़ा है दुलार चंद यादव का। दुलार चंद उसी इलाके के रहने वाले थे, बाहुबली थे, 1990 में लोकदल की सीट से टिकट पे चुनाव भी लड़े थे और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से हारे थे और उनका कत्ल कर दिया गया है। उनका कैंडिडेट कौन था वो खुद नहीं लड़ रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी नाम के एक नेता हैं, धानुक समाज से आते हैं, एबीसी समाज से। उनके लिए वो आरजेडी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो वो पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से टिकट ले आए और दुलार चंद उनको चुनाव लड़वा रहे थे। और उनके सामने अनंत सिंह जेडीयू से थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पिछली बार आरजेडी से चुनाव लड़ी और जीती थी, फिर इन्होंने स्विच ओवर किया, इनको जमानतें भी मिली। सारी वो कहानी है कि किस तरह से अशोक चौधरी, नीतीश कुमार और लल्लन सिंह सबसे ज़्यादा, जो कि वो मुंगेर से लोकसभा के सांसद ही लड़ते हैं और उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि अनंत सिंह उसको सपोर्ट करें। तो अनंत सिंह अभी जेडीयू से मैदान में है और उनके सामने जो कभी नीतीश के खास हुआ करते थे सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। ये वही सूरजभान है जिन पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद की कैबिनेट में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के मर्डर का इल्ज़ाम लगा है ना। और ब्रिज बिहारी प्रसाद यहीं पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसके कंपाउंड में उनको गोलियों से भून दिया गया था AK-47 से। वो वहाँ चेकअप के लिए गए थे, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला समेत कई लोगों के नाम आए थे। और देखिए कहानी कैसे बदलती है। ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी शिवहर से बीजेपी की सांसद है। सूरजभान जो तमाम जिंदगी नीतीश और भाजपा के गठबंधन के इर्द गिर्द दिखे, वो अब आरजेडी में है। और अनंत सिंह तो अपने हिसाब से पाला बदलते रहते हैं। मैं ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूँ पंकज जी कि ये मोकामा घाट और उसके आसपास की क्या रंजिश की पॉलिटिक्स है। इसमें लल्लू मुखिया का भी जिक्र आ रहा है जो बाढ़ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। हाँ, और लल्लू मुखिया को भी कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक वो अनंत सिंह के ही गैंग के थे, उनकी टीम के ही थे, लेकिन उनकी अब उनसे भी अदावत हो गई। ये जो पूरा इलाका है ना, अगर आप जैसे बता रहे थे ना कि अब जाएंगे तो एक ही फसल होती है, मतलब पानी इतना जम जाता है, दाल की खेती होती, बड़ी समस्या है उसमें। वो घोड़े वोड़े आपने देखा होगा कि घोड़े से जाते हैं। अनंत सिंह के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, मर्डर वर्डर को लेकर, तमाम केस उसको लेकर के। ये जो कहानी है, हथियार भी बरामद हुए हैं रेड में, हालांकि उस मामले में वो हाईकोर्ट से बरी भी हो गए। उस वक्त एसपी थी जो नहीं, पर रेड में बरामद हुए हैं हथियार, वो तो साक्ष्य है। और एसपी थी लिपि सिंह, वही आरसीपी सिंह की जो बेटी है, आईपीएस जो थी, वो थी। 2019 की बात है, इसी चक्कर में वो जेल भी गए थे। ये जो मामला पीयूष वाला, पीयूष प्रियदर्शी जो है वो धानुक समाज से है और ये लोकसभा के चुनाव भी लड़े थे। अच्छा, इंडिपेंडेंट लड़े थे। अभी तो जन स्वराज पार्टी मुंगेर से ही लड़े थे। ये मुंगेर लोकसभा में आता है और वहाँ के सांसद हैं ललन सिंह।
और इस पूरे जो तमाम चीज़ें हैं उसके सबसे बड़े जो हेडमास्टर हैं वो ललन सिंह हैं। वो जो तय करते हैं वही सारी चीज़। और ये तीनों लोग भूमिहार समाज से आते हैं, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और ललन सिंह। ललन सिंह, अब देखिए ऑप्टिक्स देखिए कि जेल से छूटे अनंत सिंह सबसे पहले मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, फिर मिले ललन सिंह। जैसे वो एक एसपी सिंह का जिक्र हो रहा था, आज तक में उन्होंने एक एंकर पीस लिखा था। जब संजय दत्त रिहा हुए जेल से, पहले गए वो मंदिर, विघ्नेश्वर मंदिर जो है विनायक मंदिर, और फिर मिले बाला साहब ठाकरे से, 2 ही लाइन लिखी थी। तो वैसे ही ये भी जेल से छूटे तो पहले गए नीतीश कुमार से, फिर मिले ललन सिंह से, और खुद ही अनाउंस कर दिया कि मैं लड़ रहा हूँ चुनाव मोकामा से। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है उस आदमी का, तब टिकट टुकट की कोई बात भी नहीं थी। ये लोकसभा चुनाव के समय से ही पीयूष प्रियदर्शी खटक रहे थे, क्योंकि ये माना जाता है कि धानुक वोटर जो है वो जेडीयू के लिए वोट करता रहा है। तब से ही अदावत थी। दुलार चंद यादव से पहले से अदावत थी, एक समय में दोनों साथ भी थे, ऐसा नहीं था। ये दोनों साथ मिल गए। बीच में अब सूरजभान का भी देखिए कि पॉलिटिक्स में कैसे चीजें बदलती हैं। जीवन भर ये लालू यादव के खिलाफ रहे, रामविलास जी पासवान के साथ, मतलब बीते कई सालों से। और इस बार पहली बार उन्होंने बोला भी इंटरव्यू में कि मन मार के मैं आरजेडी में आया हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। क्यों मन मारना पड़ा? उन्होंने कहा कि हम जीवन भर रामविलास जी के साथ रहे। आप याद करिए चिराग पासवान, फिर पशुपति पारस के साथ चले गए। पशुपति पारस के साथ चले। आपको याद है चिराग पासवान के साथ आप जब इंटरव्यू कर रहे थे तो चिराग पासवान ने ये बात भी कही थी कि उस वक्त जब पार्टी टूट रही थी तो उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि सूरजभान से, क्योंकि वो रामविलास जी के बहुत करीबी थे। तो उन्होंने कहा मन मार के हम आए हैं यहाँ पर। वीणा देवी चिराग ने ये भी बताया कि वो दौर था जब सूरजभान जो उनकी माता जी को, यानी चिराग की माता जी को भाभी भाभी कहा करते थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे रीना पासवान का। जी प्लीज कंटिन्यू। तो सूरजभान अब आ गए हैं यहाँ पे। ये जो मामला हुआ उसमें तब से अनंत सिंह को लग रहा था, और अगर पूरे आप देखें साल 2005 से जब चुनावी राजनीति में अनंत सिंह की एंट्री होती है, वो अगर आप जाइएगा उनसे इंटरव्यू करने के लिए तो कभी वो बोलेंगे अरे हम तो 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, कभी बोलेंगे हम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। उनकी पत्नी को सबसे ज्यादा वोट मिला है पिछले विधानसभा चुनाव में 79,000 वोट। कभी उनको 1 लाख वोट भी नहीं मिला है, लेकिन टॉल क्लेम करते हैं, वो बोलते रहते हैं। आपसे इंटरव्यू में भी बिगड़ गए, उनको बुखार चढ़ गया, क्या हुआ था बताइए जरा। उनसे और सवाल पूछते हैं जो उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो थोड़े से उखड़ जाते हैं लोग। ये यहाँ हम दर्शकों को बता दें, राजदीप सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे 2.5-3 नेता है जिसने टीवी को बहुत अच्छे से समझा है बिहार में। टीवी का प्रिय बिहारी नेता सबसे पहले लालू जी। लालू जी को पता था कि टीवी को क्या चाहिए, उन्होंने उस मीडियम को बड़े अच्छे से समझा। तो जितने ये दिल्ली से उतरते थे कैमरा लेके, तो वो उनको एक शॉट चाहिए कि भैंस का गाय का धोनी कर रहे हैं, चारा डाल रहे हैं, खा रहे हैं। टीवी को लगता था कि हम लालू जी का गवईपन दिखाएंगे और हमारा बढ़िया चलेगा, पर लालू जी को पता था कि हमको अपना करिश्मा कैसे बिल्ड करना है। बिल्कुल हमारे दौर की बात करें डिजिटल के टाइम की, तो कन्हैया कुमार, उनका शार्प विट, मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आना, कन्हैया कुमार ने टीवी और डिबेट फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझा। और ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी की टीवी पर बहुत मुखर आलोचना विपक्ष में कोई नहीं कर पा रहा, तो कन्हैया कुमार उसके एक प्रतीक बन गए कि उनको पता है कि आप हमको क्या बता रहे हैं, गरीबी, हम खुद रबर का चप्पल पहन के आए, हवाई चप्पल पहन के आए हैं। इन सब के बीच में तमाम जो माफिया थे वो जब टीवी के सामने आते थे, कैमरे के सामने, तो बड़ी अपनी गंभीर छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे। तमाम बाहुबली। एक अनंत सिंह थे जिन्होंने अपने गवईपन को बचा के रखा, बना के रखा। बड़े सरल सहज रहेंगे, अगर आप उनसे बात करिए चश्मा कौन लगाते हैं, पत्नी से कैसे मिले, तो आपको बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही आप उनसे उनके आपराधिक इतिहास के बारे में गंभीर सवाल पूछिए तो वो ऐसे खींचने लगते हैं, उनके समर्थक ऐसे अटपटाने लगते हैं। और वही हुआ ललन टॉप के इंटरव्यू में भी, कि जैसे ही वो सोनू मोनू का जिक्र आया तुरंत फिर उनको लगा कि नहीं, अब बस इंटरव्यू नहीं करना है। तो ये भी एक प्रसंग है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उस दिन जो पीछे 2 लोग बैठे थे, एक है छोटन सिंह और एक है कंजय सिंह सॉरी। ये जो अभी अनंत सिंह पर हत्या वाला मुकदमा दर्ज हुआ दुलारचंद की हत्या मामले में, जो दुलारचंद के परिवार की तरफ से हुआ है, तो जो उनके हमेशा आप उनका इंटरव्यू करते हुए देखेंगे ना अनंत सिंह को, तो बैकग्राउंड पे एक पलंग जैसा है जिस पे बैठे रहते, तो पीछे आपको हमेशा वही छोटन सिंह और कंजय सिंह दिखेंगे। उन दोनों पर भी हत्या का मुकदमा नामजद हैं, वो भी एफआईआर, दोनों नामजद हैं, वो दोनों भी। वो हमेशा साथ रहते हैं एकदम साए की तरह, कब कहाँ उनको रोकना है, कब कहाँ क्या बोलना है, कब क्या टोकना है। तो कहानी ये जो था, इस बार उनको लग रहा था अनंत सिंह को, चूंकि कभी भी वो 28,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीते नहीं है, इस बार उनको लग रहा था कि
सूरजभान के आने के बाद से, और जिस तरीके से ये पीयूष प्रियदर्शी लड़ रहे हैं, तो एक तो धानुक वोटों का बंटवारा हो गया जो उनके हिस्से का गया। सूरजभान भी भूमियार हैं, तो सूरजभान की वजह से भूमियार वोटों का भी बंटवारा हुआ। तो थोड़े से परेशान तो थे। आपको बताऊं, जिस दिन छठ था ना जी, वो लगातार घूम रहे थे। 40 गाड़ियों के काफिले से निकले थे जब ये झगड़ा हुआ था, और उधर से पीयूष प्रियदर्शी भी। उससे पहले बताओ कि छठ के दिन उनको जेडीयू के एक बड़े नेता ने उनको सुझाव दिया कि छठ के दिन कहीं मत निकलिएगा आप। अच्छा, ये अनंत सिंह को कहा गया। अनंत सिंह को कहा गया कि छठ के दिन कहीं मत निकलिएगा। इस बात का अंदेशा था कि उस दिन ही कुछ विवाद होने वाला है। और वो उस दिन छठ के दिन, एक उनका घर है कारगिल मार्केट कहा जाता है, उनका घर पंडारक में है, लदमा कहते हैं, और पंडारक में कारगिल मार्केट है। वहीं वो सवेरे से लेके शाम तक रहे, कहीं नहीं निकले, चूंकि इस बात की आशंका जताई गई थी। मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि इस बात की आशंका अगर पहले से थी और 40-40 गाड़ियों के काफिले से हथियारबंद लोग जा रहे हैं, जैसा कन्हैया जी से पहले बात हो रही थी कि सरकार तो बिहार में चुनाव आयोग की है, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि 40-50 गाड़ियों के काफिले से लोग कैसे जा रहे हैं। जिस जगह पे झगड़ा हुआ, और अब तो ये अनंत सिंह ने ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया कि हम 40 गाड़ियों से जा रहे थे, 30 को गाड़ी आगे निकल गया और पीछे 10 रह गया। तो 40 गाड़ियों का काफिला कैसे चल रहा है? और ये इसलिए भी एक गंभीर सवाल है क्योंकि अब चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि हमें जानकारी नहीं थी। हर प्रत्याशी के साथ इलेक्शन कमीशन के लोग वीडियोग्राफी के साथ ट्रैवल करते हैं, ऑब्जर्वर्स की फौज लेटी हुई है। एक एक विधानसभा पे ऑडिट के लिए अलग, आईआरएस वाले अलग, आईपीएस के अलग, आईएएस के अलग। तो तंत्र तो बहुत बड़ा हो गया है निगरानी का। तो फिर आपको ये कैसे नहीं दिख रहा था कि इतना फौज फाटा घूम रहा है? हम लोग जा रहे हैं तो 20 जगह चेकिंग हो रहा है। हम लोग पत्रकार जा रहे हैं, बिल्कुल रोका हुआ फिर 20 जगह, ताकि वो 40 का गाड़ी से हर में हथियार कैसे लेकर चल रहे हैं। हालांकि इसमें इलेक्शन कमीशन ने अब रिपोर्ट मांगी है। जी हाँ, तो ये जो घटना हुई, इस बात की आशंका जताई जा रही थी, और मुझे लगता है कि इसके बॉयल के चक्कर में अब कैसे उसकी हत्या हुई दुलारचंद यादव की, उनकी, ये तो पता नहीं चल पाया। अभी थोड़ी देर पहले ये बात सामने ही, एक्सरे रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पहले गोली ही नहीं लगी। बाद में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि गोली लगी थी एंकल के पास, हाँ, पैर से पार हो गया है, लेकिन उस गोली की वजह से मौत नहीं हुई है। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। जो अभी मेरी रिपोर्टर से बात हुई, हमारे रिपोर्टर सिद्धांत मोहन और संदीप वहाँ पे मौजूद हैं, दुलारचंद का क्रिमेशन भी हो गया है। ट्रॉमा जो एक प्राइमरी बताया कि गाड़ी ऊपर चढ़ी तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई, क्या हुआ अभी इसमें और डिटेल आने हैं, पर गोली से जान नहीं गई है। जान वो और जो चोटें लगी हैं उनसे गई है। अब देखिए, इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई जा रही थी दुलारचंद यादव की, तो ट्रैक्टर पे कौन सवार था? सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। अब ये मामला, पीयूष प्रियदर्शी चले गए नेपथ्य में, अब ये मामला हो गया सूरजभान बनाम अनंत सिंह। ये वैसा हो गया क्या कि ठीक है पीयूष प्रियदर्शी घूम रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह को कौन हरा पाएगा? हाँ, अब उसके है हाँ, दुश्मन अब का दुश्मन वोट दोस्त बात, वाला। बस बिल्कुल वही वाली बात है। अब अगर बीते 24 घंटों में सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देखिए, जिस तरीके से वीडियो लोग लिख उक रहे हैं, ये मामला किया जा रहा है अगड़ा बनाम पिछड़ा की, यादव बनाम भूमियार। ना 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 ना, पूरा अच्छा, उसमें धानुक भी जोड़ उसमें यादव भी है, गैर यादव ओबी, मतलब ईबीसी भी जुड़ेगा, ओबीसी भी जुड़ेगा, सबको जोड़ करके भूमियार के खिलाफ ये कोशिश, जो कह रहे थे 1995 वाली बात, गरीब वाली बात, वो भी मामला अगड़ा बनाम पिछड़ा ही था बाय एंड लार्ज, अगर देखिए, जिसमें लालू यादव को अपार बहुमत मिला था। ये कोशिश अब इस तरीके से की जा रही है आरजेडी की तरफ से। इसमें एक चीज ये भी संभावना है कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अभी तक क्या है कि भूमिहार बहुत एग्रेसिवली जेडीयू या एनडीए के साथ नहीं है उस तरीके से। इस बार आप देखिए, आउटरीच करने के लिए आरजेडी ने भी 6 भूमिहार कैंडिडेट दिए, पिछले चुनाव में सिर्फ 1 दिया था, वो भी अपना विस्तार करना चाह रहे हैं। तो बैकलेस में ये भी हुआ कि भूमिहार भी एग्रेसिवली जो हैं वो एनडीए के साथ जाएंगे। तो अभी पूरी चीजें एक सर्टेन बेल्ट में रहेगा ये असर, या पूरे? कोशिश तो हो रही है इसके विस्तार की, लेकिन टिल नाउ अभी तक लग रहा है कि मोकामा उसके आसपास के बेल्ट में है। जी, अमिताभ जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पर्टिकुलर इशू पर नहीं, बट जहाँ तक अनंत सिंह का अपना एक क्लाउट है, मुझे याद है आज से मे बी 10-12 साल पहले हम लोगों ने एक स्टोरी करी थी नीतीश के डॉन। तो उसमें अनंत सिंह से हमने बात करी और उससे रिक्वेस्ट करा कि हमें कुछ टाइम दीजिए। तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया पटना वाले आवास पर, और ही डिड एवरीथिंग टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ रॉबिन हुड। बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर्स खोल के दिखाए, देखिए इतने सारे लोगों का हमने ब्लड दिलवाया है,
जिसको खाने की आवश्यकता होती है, कौन कब 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 आता है, उसको कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, किसको स्टेशन छोड़ना है, किसको एयरपोर्ट और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर के पास पहुंचाना है, डॉक्टर को फ़ोन करना है, किस नंबर से फ़ोन किया गया है, एवरीथिंग। हमारी स्टोरी ऑफ कोर्स नीतीश के डॉन थी, तो हमको दूसरा पक्ष भी लिखना था। तो हमारे साथ वो कृष्ण मुरारी किशन थे, जो फोटोग्राफर थे उस समय। अभी वो हमारे बीच नहीं है। तो उनके साथ जब हम करने गए उनके साथ स्टोरी, तो फाइनली उनको पता चल गया कि इनका स्टोरी क्वेश्चन से ही उनको लगा कि थोड़ा एक नेगेटिव बेंट ऑफ क्वेश्चंस भी है। तो उन्होंने मेरे से फाइनली मेरा नंबर पूछा, फ़ोन नंबर बताइए। तो कृष्ण मुरारी जी ने उन्हें 9 डिजिट का नंबर बताया। अनंत सिंह ने देखा, बोले तो 9 ही नंबर आ रहा है। कृष्ण मुरारी जी ने कहा कि इस पर एक 0 लगा लीजिए, 10 डिजिट हो जाएगा। मतलब बॉटम लाइन ये है कि उनके प्रति उनका जितना भी रॉबिन हुड का छवि हो, जितना भी उन्होंने लोगों के लिए काम करा हो, चाहे उनके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करे हों, डॉक्टर्स के पास भेजे हों, बट उनकी जो एक छवि है, उसका जो एक शाह पक्ष है, दैट इज़ देयर एंड दैट इज़ एविडेंट। अभी ये जो मर्डर हुआ है, इसमें अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट एलिगेशंस तो उनके। अनंत सिंह ने सूरज भान सिंह पे इल्जाम लगा दिया। सूरज भान सिंह से भी ललन टॉप ने बात कर ली, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एलिगेशंस तो उन पर ही है। और जहाँ तक आपने कहा कि हाई कोर्ट से उन्होंने वो बरी हो गए हैं उस AK-47 हथियार की बरामदगी में, लेकिन हथियार तो बरामद हुआ था, ये बात फैक्ट है, चाहे जिसने भी प्लांट करा हो, जो भी रहा हो। तो टाल की पॉलिटिक्स में गन्स, कार्ट्रिजेस, गोलियां सब कुछ चलती ही है, और अभी कल ही जो मर्डर हुआ है उससे क्लियर हो रहा है। इसमें हम दर्शकों को बता दें, राजदीप जी, नीतीश कुमार ने बड़ा कन्विंस किया अटल बिहारी वाजपेयी को कि साहब NTPC का एक प्लांट, और उस प्लांट की फीजिबिलिटी उस इलाके में बड़ी गड़बड़ थी। मैं एक बड़े अधिकारी से बात कर रहा था, 1 साल तक सिर्फ जमीन की भराई होती रही क्योंकि वो पानी वाला एरिया है, और उसके बाद वो प्लांट बना। और जब भी कोई इस तरह का बड़ा प्लांट बनता है तो एक पैरेलल इकोनॉमी बिल्ड होती है, लेबर की, सप्लाई की इकोनॉमी, उसको कौन कंट्रोल करेगा, फिर छोटे मोटे ठेके। जितने ये आपको नाम सुनाई दे रहे हैं, अनंत सिंह, दुलार चंद यादव, लल्लू मुखिया और सूरज भान, ये सब का उसी के इर्द गिर्द। और ये आप हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी नेता आपको पैसे बांटते, रॉबिन हुड की छवि बनाते दिख रहा है, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, तो सवाल एक तो सिस्टम के फेल्योर का है जिसमें एक पैरेलल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, पर दूसरा ये भी है कि ये रॉबिन हुड कहाँ से लूट के ला रहे हैं। अगर मैं उसी मेटाफर पे जाऊं, कहाँ से रहा है पैसा, इस पर भी आप लोगों को चर्चा। वो लिटरली रॉबिन हुड है, हाँ, लिटरली रॉबिन हुड है जी, कहीं से तो ला रहे हैं, तभी तो वो दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो कुछ नहीं है, 90 के दशक में ये तो हर पार्टी, ये लालू जी की छवि बन गई, जंगल राज यानी लालू यादव। लेकिन जैसे आपने कहा, नीतीश जी के भी डॉन थे, ये कोई एक पार्टी तक सीमित नहीं था, और 90 में तो ओपन था। इसलिए वो जब आप शाहबुद्दीन से मिलते थे उस समय, और वो भी अर्ली डेज ऑफ टीवी था, तब जो गनमैन थे आराम से घूम रहे थे, ये वो ऐसा नहीं था कि बच के कह रहे थे कि हम नहीं हैं। आज तो कम से कम कभी कभी वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें हमें इससे कोई लेना देना है। शाहबुद्दीन ऑलमोस्ट एडमिटेड कि हाँ मैं हूँ, आप मुझे जो भी कहना है मैं हूँ, उस तरह का व्यक्ति। मैंने ब्रिजभूषण शरण सिंह से उस तरह की बयानबाजी कभी कभी देखी है, पिछले चुनाव में भी जिस तरह से। लेकिन वो नेता अब उतने खुलकर नहीं आते सामने जिस तरह के 90 के दशक में आते थे। इम्प्यूनिटी थी, वो थोड़ा वाटर डाउन हुआ है, लेकिन हाँ, है लेकिन It's still there. पॉइंट जैसे आपने कहा, हर पार्टी में ये कहना कि केवल एक पार्टी में सीमित था या केवल आरजेडी के नेता, हाँ लालू की सत्ता थी इसलिए उनको संरक्षण मिलता था बड़ी आसानी। मुझे एक इसी आप पटना से थोड़ी दूर जाएं, बेलागंज है ना, गया जिले में लगता है। एक तरफ सुरेंद्र यादव और दूसरी तरफ बिंदी यादव का परिवार, और दोनों की आप बाहुबल की हिस्ट्री देखिए। उनका बेटा है राखी यादव, मनोरमा देवी का, रोड रेज के केस में वो अंदर गया था। तो सब जगह सब कांटे से कांटा निकालना, बाहुबल से बाहुबल, वर्चस्व से एक वर्चस्व। चीज जब देखेंगे बिहार के चुनाव पे, तो सिर्फ 2015 का जो चुनाव था उसमें लालू और नीतीश जब एक साथ हो गए, राइट, तो इनका इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ। तब के चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो ये जो बाहुबलियों था, इनका एक समय जब
इनका भाव गिरा वो वही समय था जब लालू और नीतीश एक साथ हो गए। 2015 बिकॉज उस समय 2015 में जब दोनों साथ हैं, जैसा राजदीप सर ने बताया कि दो पिलर साथ हैं, जब दोनों साथ हैं उनको बाहुबलियों की आवश्यकता नहीं है। जब दोनों अलग हैं, दोनों पार्टीज में, दोनों ग्रुप्स में बाहुबली की आवश्यकता है। बिकॉज वो जो एडिशनल वोट्स जो वो ऐड कर सकते हैं, चाहे अपने मसल पावर से करें या फिर अपने रॉबिनहुड के कारनामों से करें, तो और दोनों पार्टी इसमें की आवश्यकता आपने है। एक बढ़िया बात कही सौरभ जी, आपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कही। और ये जो ठेके होते हैं, ये आप देखिए बिहार जैसे राज्य में मुझे लगता है, क्योंकि कैपिटल अक्यूमुलेशन आपको कहां से मिलेगा, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको एक तरह से ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रहा है। और जो बिहार में अन्य राज्यों में भी है, सैंड माइनिंग देखिए कितने राज्यों में सैंड माइनिंग के जरिए लोगों ने अपनी कमाई कर दी है। एक जमाने में कहा जाता था कि खनन के माइन जो बड़े बड़े कोल माइन उसके इर्द गिर्द माफिया चलते थे। नाउ यू हैव सैंड माइनिंग माफियाज, क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे, कई राज्य हैं जहां ऑल्टरनेटिव कैपिटल अक्यूमुलेशन कैसे मिलेगा। मैं दादा बनना चाहता हूं उस जगह का, कैसे बनूंगा, कहां से मुझे पैसा आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। महाराष्ट्र में है, लेकिन कई राज्य, कुछ राज्य है जहां तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, लेकिन उसके बावजूद यू हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप माइनिंग बैरन्स ऑफ कर्नाटका जो रेड्डी ब्रदर्स है। तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, और यहाँ तो इतने धड़ल्ले से होता है। मैं नवादा के इलाके में था, सब कहानियां सुना रहे थे, और इसका जो भुक्तभोगी सबसे ज़्यादा होता है उसकी आवाज़ भी नहीं पहुंचती है। पोकर मशीन लेके नदी की छाती में छेद कर दिए जाते हैं, और जो लोग बरसों से दशकों से नदी पार कर रहे हैं तैर के, वो सब डूब के मर जाता है, और उस पर 1 दिन 2 दिन का हाय तौबा होता है। एक अमिताभ जी जो बता रहे थे 2015 का चुनाव का जो कंसोलिडेशन लालू और जब नीतीश मिलते हैं, उसमें इन लोग को जिताने में मोहन भागवत का एक बयान भी था। बिल्कुल उसको हम लोग आरक्षण वाला, आरक्षण पे जो उन्होंने कहा, जिसको लालू प्रसाद यादव ने, हालांकि उन्होंने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलना चाहिए मिलता है कि नहीं देखनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, इतना ही कहा था। जिसको लालू प्रसाद यादव ने एकदम जो है मैंने टिकअप कर लिया, हाईजेक कर लिया। और नीतीश नहीं बोलते थे, कहे कि ये आपका काम है, इसमें जितना मिर्च मसाला मिला करके झूठ मूठ जो भी करना है करते रहिए। और ऐसा किया कि सीपी ठाकुर घूम रहे थे बॉटनिकल गार्डन में, तो उनसे लोग पूछ रहे थे कि सर क्या होगा, कि अब क्या होगा। तो मोहन भागवत ने कुल खेले बिगाड़ दिया था। सब कोयरी कुर्मी, कोयरी आपके साथ थे उस समय, अब 15 कुशवाहा के साथ थे ना, इंडिया के साथ थे, पासवान भी साथ थे, सब लोग साथ था। कहा कि अब कुछ नहीं। ये वही चुनाव है जिसमें सब नाखून काट के और वो सब, कि लीजिए डीएनए के लिए डीएनए वाला भी हुआ था उसी चुनाव में, ध्यान है ना आपको? हाँ, अरे हाँ, सब नाखून और बाल का एकदम मैं भी दिया था ना, मैं था ना जेडीयू में। आप क्या कर रहे थे जेडीयू में? नीतीश जी कहे कि आ जाइए हमारे साथ राजनीति कीजिए, तो हम चले गए। तो हमको वो सिटीजन काउंसिल का बना दिए, स्टेट मिनिस्टर वाला। हाँ। 1 साल वो भी ना रहे। तो आप पत्रकार से 1 साल वहां भी रहे। 1 साल अच्छा, रहे। 95 में नीतीश आपको मिले तो बोले ये लालू का आदमी है, और 2015 में आप सब हम लालू से नीतीश का आदमी हो गए। हम सब लोग लोकदल में सब साथ ही साथ थे। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के सब चलाते, तो हमको अच्छा नहीं लगा तो पत्रकारिता में चले गए। फिर 1 साल बनाए तो मुझे हम कहे कि अब हमारा टेंशन मत कीजिए, क्या हो गया, मैं आपके साथ में सामने में खड़ा नहीं हो सकता हूँ। किससे बोले आप? कर्पूरी जी से? नीतीश कुमार से। हाँ हाँ, काहे खड़ा, हम ना हम मुलाजिम नहीं बन सकते हैं। पत्रकारिता का एक जन्म घुस गया, पत्रकार एक अलग तरह का है। पहले पत्रकार, हाँ ये भलारी जी बैठिए, हटिए जी, उठिए, आते हैं तो खड़ा रहते हैं, ना ये हमको अच्छा नहीं लगता है। दिन फिर हम आ गए इसी में। आज जाके ये खुलासा हुआ है दर्शकों के सामने। अच्छा, तो ये तो हमने एक जो बाहुबल की प्रसंग की बात की। एक और हमला हुआ है मगध में ही, अरुण कुमार के काफिले पे, अनिल कुमार के काफिले पे। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, 3 बार के विधायक हैं। ये अरुण कुमार के परिवार से आते हैं। हाँ, और मंत्री भी रहे, टेकारी से गया। हाँ, तो उनका काफिला जा रहा, तो जो वीडियो दिख रहा है, जैसे इसमें ये नहीं दिख रहा है यहाँ वाले में, दुलारचंद वाले में, कि कैसे क्या हुआ, बहुत स्पष्ट वीडियो नहीं है, पर उसमें दिख रहा है गाड़ियों के काफिले से हैं, कुछ लोग आते हैं, फिर पत्थरों से गाड़ियों पे हमले कर रहे हैं वहाँ पे, वो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन यही एक बात भी उठता है, उस मामले में कई गिरफ्तारियां हो गई हैं,
जो हम के चुनाव लड़ रहे हैं अनिल कुमार उन पे, पर यहाँ अनंत सिंह उनके साथियों पर मुकदमा हो गया हत्या का, लेकिन इस मामले में अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, ये सवाल यही ना मैं सवाल उठाया। मेरा मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अब मैंने मैं क्या, लोग पूछ रहे हैं कि भाई एक तरफ आप जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा वहाँ डीएसपी डीएम सारे चले गए, तुरंत जो है 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है बिहार की जनता भी देख रही है। बिहार की समस्याओं को समग्रता से समझने के लिए लल्लन टॉप लेकर आया है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम है बूझो तो बिहार। इसका पहला पार्ट हमने रिलीज किया जिसमें शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके लेवल पे क्या क्या समस्याएं इनके बारे में बताया। दूसरे पार्ट में हम विस्तार से बात करेंगे रोजगार के मसले के बारे में। आप जरूर देखिए ये डॉक्यूमेंट्री बूझो तो बिहार, लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर चुके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? बरस गई, लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। अच्छा, एक चीज ये भी सुनने में आई कन्हैया जी, अमिताभ जी, इसमें आप भी बताइएगा कि ऑन पेपर तो सब निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी, वो सब बातें कही जाती हैं, पर अधिकारी लोग भी सब टटोलता है। बड़ा पूछेगा पत्रकारों से भी, अपने साथियों की क्या रुख लग रहा है, क्या बदल रहा है, कि अगर उनको लग रहा है कि मौसम में बदलाव की आहट है तो वो भी अपना उसी हिसाब से तैयारी करें, और अगर उनको लग रहा है कि कंटिन्यूटी में ही उनका भला है तो वो उस हिसाब से उनका रंगढंग हो जाता है। और जब क्लोज चुनाव होता है तब अधिकारी कितने, इसीलिए सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी सरकार पे भारी पड़ती है। कुछ आपको वो भी लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो हमेशा से स्टेटस को मेंटेन करते हैं। उनके साथ भी उनको, अगर उनके फाइल्स के साथ भी आप देखें, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो या उनके सबऑर्डिनेट्स हो, उनकी जो नोटिंग्स होती है इट हैज़ टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। 1 लाइन 2 लाइन लिखेंगे, और जो स्टेटस को है वो साथ चलता रहे, उनके लिए बेस्ट वही रहता है, अनलेस ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट के रिसीविंग एंड पर रहे। तो इस इलेक्शंस में भी आप जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई वाज टॉकिंग टू समबडी यस्टरडे, और उनका कहना था कि आप लोगों का कोई सर्वे हुआ कि नहीं, आप कौन कौन सी जगह पर गए, क्या एग्जैक्टली लग रहा है, 45% 55% किन की तरफ जा रहा है मामला। तेजस्वी जी के पक्ष में जो लोग वोटर्स हैं वो कितने एंथुजियास्टिक हैं, और उनके अगेंस्ट में जो वोटर्स हैं
वो साइलेंट हैं तो वो इफेक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अनलेस इट डिपेंड्स कि आप किस दिशा में और किस पर्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग करते हैं। और ओवरऑल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं चाहे किसी भी पोजीशंस पर हैं, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई जैसा चल रहा है चलते रहे, बिकॉज जैसा चल रहा है इट इज गुड फॉर देम। अनलेस ऑफ कोर्स कोई चाह रहा है कि उसको ऐसी प्लम पोस्टिंग नहीं मिल रही है, कोई उस तरह के जगहों पर है, मार्जिनलाइज फील करता है, तो डेफिनेटली वो ब्यूरोक्रेसी को भी एक आदत हो गई 20 साल से एक तरह से काम करने की। पर मैं आप सभी से ये पूछूं, क्योंकि आप तो पिछले 20 साल से बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं, फिर बदलाव क्या आया है? अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदले हैं, अगर एक तरह से जो पॉलिटिक्स की जो सिस्टम है, बाहुबली सिस्टम हो, जो भी हो, रेंट सीकिंग पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, हर चीज से अपने अपने आप को कितना फायदा पहुंचेगा, जिस तरह से कास्ट अलायंसेस हैं वो एक तरह से बरकरार है, ऐसी स्थिति में फिर बदलाव क्या है? मैं इस पे ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू समबडी हु इज वेरी क्लोज टू द पर्सन हु इज रूलिंग एज द चीफ मिनिस्टर। उनका कहना था कि आज से 5 साल पहले अभी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो सबसे क्लोज उनके माने जाते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, उन लोगों को जब नीतीश कुमार बुलाया करते थे तो पहले उस अधिकारी से मिलते थे कि सर क्यों बुला रहे हैं, साहब क्या बोल रहे हैं। अब वो जो पर्टिकुलर डर था इट हैज गॉन। अब इसको आप जवाबदेही का डर खत्म हो गया। जवाबदेही का डर खत्म हो गया। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज जब गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती थी और नीतीश कुमार वाज इन बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, तो वो क्या करते थे कि अगर एक पर्टिकुलर आपका टेलीविजन पर या कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम दिखा रहे हैं या आपने कोई प्रेजेंटेशन किया, तो उसको बोलते थे रुकिए, कम बैक टू द लास्ट, उसके पहले वाले क्लिप पर जाइए, ये क्या है, ये पर्टिकुलर फिगर अगर लेकर कई विषय में भी वो कर रहे हैं तो गोपालगंज में लगातार क्यों बढ़ रहा है। सी वाज सो शार्प, राइट। उनके विषय में कहा जाता था यूज्ड टू नो थिंग्स लाइक द पाम ऑफ हिज हैंड। ये कब तक आप कहें? 5 साल पहले तक, 5 साल, 4 साल, 3 साल, आई मीन 2020 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। अभी तो जो है वो इट इज इनफैक्ट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ही इज बेटर देन व्हाट ही वाज a year back. He is better than what he was a year back. अब क्या हो रहा है कि he has not been able to catch the right word that he has to articulate. Else he is working as hard as possible. As hard as he used to be. He is as determined as he used to be. But वो politically correct word, नीतीश कुमार is a man जो एकदम measured word के definition थे, classical example थे कि how a politician should behave, how a politician should speak. कभी भी कन्हैया जी जानते हैं कि कभी भी वो गलत उनके मुंह से निकल ही नहीं सकता था। वो दौर भी देखा और वो दौर भी देखा जब वो विधानसभा में पुल आउट मेथड भी समझाने लग गए थे। And he is searching for words. It's so ironic. विधानसभा ही नहीं, विधान परिषद में भी उसको ही रिपीट किया, एक बार नहीं, दोनों जगह बोला। दोनों जगह बोला। अभी इन्होंने कहा ना जो जिक्र कर रहे थे, अब हम उसको यूपी से कंपेयर कर लेते हैं ना, क्या होता था यहाँ अगर डीएम है तो 3 साल है, बिल्कुल नहीं हिलना उससे पहले, आप लाख शिकायत कर लीजिए। एसपी है उसी से हिलना है। जनता दर्शन के लिए सारे ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री इतनी तैयारी करके आते थे और डेटा पूरा रटा रहता है, उनको इतनी जानकारी रहती है नीतीश कुमार की, आप सोच नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, भागलपुर की घटना है। एक वीडियो आया जिसमें बाइक पर बैठा हुआ एक पुलिस वाला एक आदमी को रस्सी से बांध करके खींचते हुए लेके जा रहा है। पूरे न्यूज चैनल पर हाहाकार मच गया, नीतीश राज में जंगल राज, ये वो एकदम फलाना टिपका, मतलब उस कांस्टेबल को अभी फांसी की सजा दे दो, ऐसी मतलब कोलाहल था। नीतीश कुमार ठहरे, नीतीश कुमार खाना ठंडा करके खाते हैं, वो बहुत इत्मीनान से सब। वो जनता दर्शन का एक कार्यक्रम, जनता दरबार, लाइव पत्रकार लोग पहुंचे, फिर इतनी बड़ी घटना हो गई। बोले घटना हुई है, हमने भी वीडियो देखा, आपने भी देखा, भाई घटना की जांच भी होगी कि मैं आके खुद ही जज बन जाऊंगा, फैसला दे दूंगा। एक मदन मोहन झा करके आईएएस थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी हुआ करते थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा, सामने में ही थे मदन मोहन झा, कहा कि मदन मोहन झा हैं, ये इसकी जांच करेंगे, 24 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। 24 घंटे बाद होगी रिपोर्ट। क्या आई पता है? भीड़ ने उसको पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लिया था, उसको लिंच करने वाले थे, मतलब उसको मार डालते। वो खाकी पुलिस वाला जो था वहाँ खड़ा था, कहा इसको कैसे बचाया जाए। उसने अपना दिमाग लगाया कि इसको बचाने का एक ही उपाय है कि मैं भी उसको सजा देते हुए दिखूं। तो उसने उसको रस्सी में बांधा और बाइक से उसको, जैसे वो फिल्मों में नहीं होता, घसीटते हुए ले गया, तो जान तो उसकी बच गई।
अब मदन मोहन झा ने जब रिपोर्ट दी तो नीतीश कुमार ने सारे जब पत्रकारों से कहा भाई आपके कहे पर रहता तो वो सस्पेंड होता, डिसमिस होता, अब तो मैं उसे दूंगा इनाम। तो मैं पहले अपनी सोचता हूँ, जांच करता हूँ, मतलब इतना एक कांस्टेबल पे भी उनका इतना भरोसा। इतना शार्प वो है। एक समय था जब वैसा ही एक जनता के दरबार में हुई, पॉलिटिकली करेक्ट तो मुख्यमंत्री का जनता दरबार नहीं बल्कि कहते थे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, राइट। तो किसी ने मधेपुरा या किशनगंज, मधेपुरा ही था शायद, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई बात हुई, किसी ने बताया, फिर इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट से पूछा, उन्होंने कहा ये सारे एग्जाम्पल्स सही आ रहे हैं, ये शिकायतें सही हैं। इन्होंने फ़ोन लगवाया और उस डीएम साहब ने उठाया और शायद आवाज़ ब्रेक कर रही थी या कुछ था, तो वो नहीं समझा कि नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने बोला कि भाई आपके खिलाफ बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, तो उसने कुछ बोल के काट दिया। तो मतलब वो समझा नहीं कि चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। उस दिन शाम को उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल गया और नीतीश कुमार को एग्जैक्ट मालूम है कि उसको कितने दिन तक पर्सनल डिपार्टमेंट में, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, में उसमें रहना है, उसकी पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है उसको। एंड मेरा कहने का ये मतलब है कि दिस पर्सन वाज सो शार्प कि जो अभी सबसे क्लोजेस्ट मिनिस्टर माने जाते हैं वो कांपते थे। अकॉर्डिंग टू दैट आईएएस ऑफिसर वाज वेरी क्लोज टू हिम एंड ही जस्ट ब्लर्टेड आउट सम डे एंड देन उसके बाद लगा कि पता नहीं क्या क्या बोल गए मुझे। बट ही सेड कि अब वो लोग बहुत आराम से जाते हैं उनके पास, बिकॉज अब कोई प्रेजेंटेशन नहीं है उस तरह का, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, बॉटम लाइन उस तरह का स्क्रूटनी नहीं है। तो दिस इज अ सैड पार्ट। सुशील मोदी ने मुझे एक बार कहा था कि इतने लोगों से वो मिले हैं राजनीति में, उन्होंने नीतीश कुमार जितना शार्प व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखा था। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी और दूसरे पार्टी के व्यक्ति के बारे में, हालांकि उनका अलायंस एक था, लेकिन एक समय था, एक तो वो अपने आप को सेक्युलर प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जो भी हो उनको वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना। इसमें आपने कहा ये भी बात चली है कि नीतीश इज नॉट फाइन कि योगी आदित्यनाथ आके यहाँ प्रचार करें, ऐसा कुछ हुआ है क्या अभी भी? ट्रैक तो कुछ बदला है योगी आदित्यनाथ ना। आज के भाषण में औरंगजेब और बाबर कहाँ आए हैं? नहीं, उनको उन सीटों पे भेजा गया है जहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। एक तो पोलराइजेशन भी हो जाएगा, जैसे सिवान है, रघुनाथपुर है, और दूसरा की जो माफिया वाला बात चल रही है कि माफिया बुलडोजर, तो उन सीटों पे उनको भेजा गया है। अब मुझे लेकिन थोड़े से वो मतलब नीतीश कुमार को ये लगता है ना कि इस तरह की चीजों से उनकी जो सेकुलर वाली छवि है, जो अभी भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सहेज ले, मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाए, मतलब वो यूनाइट नहीं हो इन सब तरीकों से, तो इस बात को लेकर थोड़े से वो बहुत सतर्क रहते हैं, बड़ा वो रहते हैं, कॉशियस रहते हैं। नीतीश कुमार में ये भी है कि वो माफ नहीं करते हैं, पॉलिटिकली साफ कर देते हैं। जिसपे मतलब वो टारगेट में आ गया ना, फायरिंग रेंज में किसी को छोड़े से एक ललन बाबू को केवल माफ किए हैं। हाँ, क्यों माफ किए हैं? अब उनका अपना जो भी कारण हो, आपको तो पता होगा। अब कहता भी होगा तो हम थोड़े यहाँ बताने जा रहे हैं। बोलेंगे नहीं, मुझे लग रहा था बोलेंगे नहीं। लेकिन ये बता दें पॉलिटिकली माफ नहीं करते हैं। सबसे पहला काम कि आपका मैंने फोन से बातचीत बंद कर देना। ऐसा क्या ललन बाबू का यूटिलिटी है कि उनको माफ कर नहीं है, अब हम नहीं जानते, लेकिन एक उन्हीं को माफ की पता तो है। नहीं, इंटरेस्टिंग यही है ना कि उस हिसाब से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट जब आप एक जैसे होते हैं तो दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो पर उनकी जो माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जो उनका फोकस था, एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस था, अपनी प्रोजेक्शन मोदी जी की थी कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ, और एक तरफ नीतीश जी प्रोजेक्ट करना चाहते थे कि मैं सेक्युलर हीरो हूँ, और किसी को माफ नहीं करना, पॉलिटिकली माफ नहीं करना। ललन सिंह का आपने उदाहरण दिया। अब मोदी जी के भी एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो 25 साल से हमेशा उनके साथ रहे हैं, और मैं हमेशा सोचता हूँ किसको मोदी जी ने माफ किया हो, जो उनके विरोध में गया हो। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पब्लिकली मोदी जी को एक तरह से चैलेंज किया था जब प्रधानमंत्री 2013 में बनने वाले थे। उसके बाद भी मोदी जी ने एक तरह से उनको गले लगाया। चंद्रबाबू नायडू, तो मोदी जी में फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मोदी जी देखें कि उस व्यक्ति के साथ एक बार फिर जुड़ने से फायदा हो तो मोदी जी तैयार होते हैं। नीतीश जी भी मुझे लगता है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें भी है कि वो फ्लेक्सिबल है।
तो जैसे मैंने कहा दोनों में कई सिमिलैरिटीज हैं मोदी जी और इसीलिए मुझे लगता है एक टाइम में ऐसा था कि नीतीश जी को लगा आई विल बी द चैलेंजर टू मोदी, क्योंकि अगर मोदी जी में वो गुण है जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने हैं बीजेपी के, तो उनको लगा कि मुझे सेक्युलर अलायंस सर कन्हैया सर ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार के एक बड़े नेता ये कहते पाए गए अंदर खाने कि अरे आप देखते रहिए नतीजा आएगा, उसके बाद नीतीश जी फिर हमारे साथ नजर आएंगे। क्या आपको इस बात की एक संभावना लगती है कि अभी भी जेडीयू अगर 101 सीटों पर लड़ रहा है और 50 से ऊपर जाता है तो बार्गेनिंग पावर उसके पास रहेगी, जो चीज संतोष जी कह गए थे इच्छा शासन का वरदान, और एक नया कॉम्बिनेशन फिर से दिख सकता है? इस पर आएंगे, लेकिन एक चीज़ और सिमिलरिटी दोनों में है, मोदी जी और इनमें सोफिस्टिकेशन वाला, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, सोने में, वो जो सब होता है ना, साफ सुथरापन और व्यवस्थित एकदम व्यवस्थित शुरू से ये सब वायरल होने वाला है। नीतीश जी और मोदी जी की जो सिमिलैरिटीज है, अगर हम मैं बताऊं, हाँ एक चीज मैं बताऊं, नीतीश 90 में मैं नीतीश कुमार छेदी पासवान उस समय एमपी थे, सासाराम हम लोग जा रहे थे एक कार में बैठ करके, एम्बेसडर गाड़ी थी, आरा के आगे हम लोग उतरे तो थर्मस में पानी लिए थे, तो जरा पानी दे रहे हैं, आप भी लालू की तरह थर्मस में पानी पीते हैं? चुप, बिलाली जैसा बात मत कीजिए, हमें क्या हो गया, मेरे तरह लालू यादव पानी पीते हैं। अच्छा, हाँ, मैं मिनरल वाटर है, आज से नहीं पीता, बिगड़ गए समझे किसे, तो वो सोफिस्टिकेटेड भी है। नहीं, उनका एक और दूसरा पक्ष भी है नीतीश कुमार का। जैसे अगर एक बार हम लोग बात कर रहे थे तो एक आदमी जब जेन्युइन आप उससे 30 मिनट्स 40 मिनट्स बात कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म, वो जब एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करते हैं, गवर्नेंस पर बात करते हैं, लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, हिज आईज ब्राइटन्स, वो इतने उसमें इन्वॉल्व होके बताते हैं कि बच्चियों को जब हमने पढ़ाया है 10th का, उसके बाद मैटरनिटी रेट किस तरह से बिहार में घटा, शिक्षा से क्या क्या हुआ, एंड स्टेज बाय स्टेज वो जब बताते हैं, एंड यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन फेस ऑफ दिस पर्सन। हालांकि इसमें अमिताभ जी मेरी एक आलोचना है कि ये बात सही है, नोबडी कैन डिनाई, डेटा इसको बैक कर रहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में लड़कियों की शिक्षा पे बड़े पैमाने पर काम हुआ है, लेकिन वो बच्चियां जब 12वीं पढ़ ले रही हैं तो उसके बाद वो उसी दुष्चक्र में फंसी हैं कि ग्रेजुएशन और सरकारी भर्ती, डेफिनेटली वो जो स्किल के आप बड़े बड़े सेंटर्स बना सकते थे, उस मामले में आज भी जब हम घूम रहे हैं तो आपको चुनाव के पहले जीविका दीदियों को 10,000 भेजना पड़ा, ये भी एक फैक्ट है। वो तो है ही, मैं बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स के बियॉन्ड उस पर्सन की बात कर रहा हूँ कि गवर्नेंस में उनका मन जिस तरह से रमा हुआ है, और वो अभी भी उनका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैं तो जितना भी मगध में और अंग देश में घूमा हूँ, जैसे आप तेजस्वी की जानकारी के मामले में, जानकारी जो जानकारी है, क्या कह रहे हैं आप? तेजस्वी की मीटिंग में जब आप जाएंगे तो हाँ बताइए जरा, आप तो रैलियां कवर कर, रैलीज में गया हूँ राजदीप सर, मैंने देखा कि डेयर आई से व्हेन यू अटेंड हिज मीटिंग्स you will return less wiser, less skeptical, and dare I say a lesser journalist, because वहाँ जो आप लोगों को देख रहे हैं वो लोगों का मीटिंग नहीं, वो मूड दिखता है, मोमेंटम दिखता है, राइट? पीपल आर पुशिंग ईच अदर और ट्राइंग टू गेट अ शेकी, डी एरिया खत्म हो जाता है, सब इतना फैन है उनका, बिल्कुल। और अनलाइक लालू यादव मीटिंग, लालू यादव भी अपनी क्या फर्क होता था लालू यादव की रैलियों में और तेजस्वी यादव रैलीज में जब होता था कि वो डी जो बनता है, जहां जर्नलिस्ट को बैठने की व्यवस्था होती थी ड्यूरिंग दोज गुड ओल्ड डेज, वो लालू सबको आगे बुला लेते थे अपने लोगों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पुलिस वाला नहीं मारेगा, तो सब लोग आ जाते थे और जर्नलिस्ट बेचारे साइड हो जाते थे, चलो भाई ऐसे लिख लेते हैं, दोज वर प्री टेलीविजन डेज जो था। तेजस्वी में भी डी का कोई मतलब नहीं है, यूफोरिया है बहुत ज्यादा, यूफोरिया, बट जो लोग हैं ना लालू के समय सुनते थे, तेजस्वी के साथ जितने सारे लोग बाहर में सबसे आगे रहते हैं सभी यंग हैं, और ईच वन ऑफ देम इज रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग दैट ही इज सेइंग, एवरी वर्ड इज बीइंग चीयर्ड, क्लैप्ड,
they are taking selfies, they are taking his videos, and everyone is pushing each other. मोबाइल्स का रेला दिखता है. Absolutely. बट वेरी मेल डोमिनेटेड ऑडियंस. एम आई करेक्ट? ये बहुत बड़ी बात है ना. एम आई राइट टू से दैट? मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ सर. तो जब आप उस तरह की मीटिंग्स में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली स्वीपिंग. इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा वहां पे. पर यही आप जितने सारे लोगों से मिलेंगे बाहर में भी आपको इसी तरह से दिखेगा. लेकिन जब आप नीतीश कुमार की मीटिंग्स में जा रहे हैं और महिला वोटर से बात कर रहे हैं, जब आप उनसे पूछते हैं कि आपको 30,000 रुपीज पर मंथ की बात की है तेजस्वी यादव ने, आपको मालूम है उन महिलाओं को जिनको 10,000 मिले हैं, उन महिलाओं को मैक्सिमम जिनको नहीं भी मिले हैं अमॉन्ग देम, वो भी कहते हैं तब वो नीतीश को देंगे. तो जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग और कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने जो वुमेन का क्रिएट किया था बिहार में, जिसको सबसे पहले उन्होंने साइकिल दिया होगा, वो लड़की अभी वोट कर रही है. लेकिन उसमें जो यादव मुस्लिम दो ग्रुप हैं उसमें नहीं, हमारे जैसे साथी घूम रहे हैं सिद्धांत और सब, तो उसमें हमें ऐसी महिलाएं भी मिली जो बिल्कुल आरजेडी का कोर वोट बैंक है. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है 10,000 दिया होगा अपना वापस ले लें. तो कुछ ग्रुप है. मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आपने इनका आपके सवाल का जवाब नहीं दिया. ना मैं क्या नीतीश जी वापस जा सकते हैं? मेरा अभी भी मानना है, देखिए आज का आप पोस्टर देखिए जेडीयू के वॉल पर, पेज पर, 14 दिन बाद फिर से नीतीश सरकार. आप भाजपा का देख लीजिए, फिर से एक बार एनडीए सरकार. फिर से अभी तक न प्रधानमंत्री बोले हैं न अमित शाह बोले हैं. अमित शाह बोल दिए हैं. सवाल ही नहीं है. आप नहीं, अपने नहीं से बोलते हैं. वैकेंसी नहीं है. नहीं, उन्होंने ये बोला है वैकेंसी वाला, लेकिन वही रहेंगे. अली नहीं है और रहेंगे. मैं नहीं, वो बाकी सब लोग बोल रहे हैं. नहीं अमित शाह ने बोल दिया. अमित शाह ने हमको सुनाइए, अली हमको दिखाइए थे जहाँ मैथिली ठाकुर कैंडिडेट. हमको सुना दीजिए. मैं मोबाइल में पढ़ूंगा, आपको सुना दूंगा. हमको सुना कहाँ है? मैं जेडीयू के ही बड़े नेताओं से बाकी वे लोग वेट कर रहे हैं. अच्छा कन्हैया सर, हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोले न बोले, हमको जो ग्राउंड पे लोग मिल रहे हैं जो इनके समर्थक हैं, उनके मन में कोई संशय नहीं. उनको ये है कि जो समर्थक है नीतीश कुमार ही, भाजपा के किसी नेता का उनके मुंह से नाम भी नहीं निकलता है. अच्छा, बीजेपी के पास ऑप्शन ही क्या बचता है? अगर नीतीश कुमार के 16% वोट को, जो उनका वर्स्ट 2014 में 2 सीटें जीती थी लोकसभा में, 16%, 2020 में उनके 43 सीट्स थे, 15.15% अप्रोक्सीमेटली. और आपको अगर जब उन दोनों अलायंसेस का डिफरेंस हम सब जानते हैं 12,000 वोट्स का था, 37% अप्रोक्सीमेटली. उसमें चिराग पासवान जुड़ रहे हैं इस बार. अगर नीतीश कुमार का वोट उनके साथ नहीं जाएगा, कुशवाहा ऑफ कोर्स, नीतीश कुमार का वोट उनके साथ नहीं जाएगा, तो एनडीए डज नॉट स्टैंड अ चांस. और चुनाव के बाद भी ये है ना. मैं आपको एक कारण बताऊं. मुझे कहा गया है कि बीजेपी के एक पोलस्टर ने, एक ऐसे पोलस्टर जो आप भी जानते हैं कौन है वो, उन्होंने जो पोलिंग की है उसमें उनको फीडबैक मिली है कि कई एनडीए वोटर्स में नीतीश जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी, जिसे आप थकावट कहिए, वही वोटर मोदी जी का बहुत प्रशंसक है, वो नीतीश जी का नहीं है. और जो उनकी एनालिसिस है उसके हिसाब से नीतीश जी को ज्यादा प्रोजेक्ट करने में एनडीए को नुकसान हो सकता है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं है या मोदी जी के खिलाफ खासकर नहीं है, लेकिन नीतीश जी के खिलाफ यानी एक थकावट आ गई है, वही चेहरा. और उनका कहना है आप अगर डायरेक्टली कह दे कि नीतीश जी ही बनेंगे, इतने डायरेक्टली कह दे तो 2 प्रॉब्लम होते हैं. एक, फिर वो तेजस्वी बनाम नीतीश बन जाता है. डू यू वांट दैट? जबकि आपको चाहिए कि ये नीमो का वोट हो, यानी नीतीश प्लस मोदी. आपको मोदी जी को एक तरह से चेहरा रखना पड़ेगा, खास करके बीजेपी के वोटरों को एक तरह से कॉन्फिडेंस देने कि हम भी है ना स्ट्रेटेजिक. हाँ, ये कहा जा रहा है कि उनके पोल एनालिसिस में उनको ये जानकारी दी गई. उनका वोटर ये चाहता है ना, जैसे 2020 में 23 अक्टूबर 2020 को क्या बोला था सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने,
नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे, ऐसा एक बार भी नहीं बोला। सुन लीजिए, 20 अक्टूबर को उसी साल अमित शाह जी ने कहा था, होटल चाणक्य में ही कहा था, हम कम आए हमारे एमएलए या ज्यादा आए होंगे, इस बार तो ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है। इसीलिए उस नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। कन्हैया सर ये कहा, कन्हैया सर बोल भले कर रहे हो, पर एनडीए अगर जीतेगा तो शपथ उनको नीतीश को ही दिलानी पड़ेगी। मजबूरी है, नंबर गेम है वो तो। नहीं, फर्क इतना है सौरभ, कोई लगाव नहीं है, एक मजबूरी है। बिल्कुल मजबूरी के हैसियत से ये कह रहे हैं, ये कोई लगाव नहीं है, उनका कोई स्पेशल रिलेशनशिप नीतीश कुमार के साथ नहीं। ये नाम नमक निशान वाली बात है। ये महाराष्ट्र से आते हैं, जैसे वहाँ पे मराठा समुदाय को अपना एक झंडा बरदार चाहिए, चाहे वो शरद पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे, एक उनको अपना चाहिए। पंजाब में उसी तरह से है कि वो खालसा पंथ को एक अपना झंडा बरदार चाहिए, अपनी एक पार्टी चाहिए, चाहे वो अकाली, एक उनको हमेशा वैसा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में ईबीसीज को एक छतरी पे लाने के लिए जेडीयू को बनाए रखने के अलावा कोई फिलहाल राजनीतिक विकल्प नहीं है। वो कितना भी ड्राइंग बोर्ड पे काम कर लें, यहाँ इतना जोड़ लेंगे वहां उतना जोड़ लेंगे, क्योंकि अंततः झंडे के नीचे एक सरदार चाहिए होता है, और वो लाख कोशिशों के बाद भी एक ऐसा नेता नहीं बना पाए हैं जो पैन बिहार पिछड़े समुदाय का या दलित समुदाय का पैन बिहार एक नेता। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी बदल गई है पिछले 10-15 साल में? जो एक तरह से फॉरवर्ड कास्ट पार्टी जो थी, जो मंडलाइजेशन बीजेपी की भी हुई है कि नहीं बिहार में? हुई है। मैं लिस्ट देख रहा हूँ, लिस्ट में तो हुई है। जब मैं कैंडिडेट्स की लिस्ट देख रहा हूँ, बिल्कुल हुई है। तो आप कह रहे हैं कि नेतृत्व नहीं है, नेता एक सिंबल नहीं है। जिस तरह से मराठा ने एक तरह से एकनाथ शिंदे को अपना एक सिंबल बनाया था, उस तरह का कोई व्यक्ति। आप ये देखिए, पिछले 5 साल में उन्होंने 4 डिप्टी सीएम दिए जी। क्या उनमें से किसी एक डिप्टी सीएम को आगे करके कि इनका काम देखिए, इनका तारकिशोर प्रसाद रहे, रेणु देवी रही, विजय सिन्हा रहे, जो लखीसराय में एक मुश्किल चुनावी लड़ाई में फंसे हुए हैं इस बार, और सम्राट चौधरी रहे, जिसपे उनको सबसे ज्यादा बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। उनके इनके लिए कौन जिम्मेदार है? पार्टी की कार्डर जिम्मेदार है, या जो लीडर जिनको ये संधि दी गई है वो अपने आप को एक तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं कि मैं ईबीसी या बैकवर्ड कास्ट का नेता हूं? किसको आप कहेंगे? नहीं, लेकिन एक बात भी आ रही है, पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, कि आरएसएस चाहता है कि हम अपर कास्ट ब्राह्मण यहाँ मुख्यमंत्री बनाएं। ये कहां से आपने गूगली कहां से डाल दी है? नहीं, पर ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की पार्टी कार्डर की ये कमजोरी है कि आप एक ऑल्टरनेटिव लीडर नहीं दे पाए, जो नीतीश जी के स्टेचर तक पहुंच पाए, यंग फेस दे पाए, जो आप अन्य राज्यों में देने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में वो नहीं दे पाए हैं? ये कार्डर की कमजोरी या लीडर्स की कमजोरी है? सर, आप नीतीश कुमार की बात छोड़िए, सुशील मोदी का सब्स्टिट्यूट अभी तक बीजेपी में नहीं मिल पाया। तो जबकि वो भी पिछड़ा वैश्य समुदाय। क्या कारण क्या है इसका? क्योंकि ये पार्टी नहीं तो हमेशा कोशिश करती है किसी ना किसी को प्रोजेक्ट करती है। उन्होंने कई सारे, जैसे कह रहे थे ना सौरभ जी की, भाई रेणु देवी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, डिप्टी सीएम बनाया, तारकिशोर प्रसाद को बनाया, उसी क्लास से बनाया, फिर सम्राट चौधरी को भी उन्होंने बनाया, लेकिन लीडरशिप उसने अपने को उस हिसाब से नहीं अपने को डेवलप कर पाई कि सुशील मोदी ही नहीं बन पाए तो नीतीश कुमार कहां से बनेंगे? नहीं, पर इसमें क्या ये है कि बीजेपी का जो कार्डर है, जो कोर कार्डर है, वो अभी भी अपर कास्ट है, जो कोर है पार्टी का, इसलिए जो ईबीसी है उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है। क्या ये सही है या गलत है? शायद ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि 2020 के पहले तक बीजेपी में वो आत्मनिर्भरता का जो एक बुलबुला होता है वो क्रिएट हो नहीं सका था। 2020 में जब पहली बार इन लोगों ने सुशील मोदी को हटा के जो रेणु देवी को, तारकिशोर प्रसाद को बनाया, तो अल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करने का वो पहला कोशिश था। क्योंकि नीतीश कुमार के मैचिंग स्टेचर के सिर्फ सुशील मोदी थे, और सुशील मोदी ने उनको वॉकओवर दे दिया था। ही वॉज हैप्पी बीइंग द राहुल द्रविड़, ही वॉज हैप्पी बीइंग द सेकंड इन कमांड। बिकॉज इन द सेम पोल ऑफ दिस बीजेपी पोलस्टर, मोदी जी के रेटिंग्स बहुत हाई है बिहार में। मोदी जी अकॉर्डिंग टू दिस पोलस्टर हैज वेरी हाई रेटिंग्स, हायर देन मोस्ट अदर नॉर्थ। बाकी आप उत्तर भारतीय स्टेट्स के कंपैरिजन में मोदी जी के रेटिंग्स बहुत हाई है। तो इज मोदी जी द फेस? का रीजन ये है राजदीप कि
बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के बिहार में अतिशय गरीबी अभी भी है और यहाँ पे उस 5 किलो अनाज का इम्पैक्ट ज्यादा है। अब उसमें 5 किलो में कितना राशन का डिपो चलाने वाला खा जाता है, इसकी भी कहानियां हैं। कहीं 4 किलो मिलता है, कहीं कितना मिलता है, पर मिल रहा है। ये इस वजह से नहीं है कि मोदी जी खुद ओबीसी हैं, और क्योंकि जब पहली बार 2014 में चुनकर आए थे, उन्होंने, आपने देखा होगा, कॉन्शियसली एक प्रोजेक्शन की थी कि आप हमारे पास वो एक सब ओबीसी चीजें भी हैं, लेकिन यहाँ पे अंततः जो हमको समझ में आया अपनी कई तो यात्राओं एक में, क्लास है। नहीं, वो वेलफेयर कितना पहुंच रहा है। अगर आप गए घाट पे, आपको एक व्यक्ति मिल रहा है जो दिव्यांग है और दुकान चला रहा है, तो उससे पूछा कि अच्छा ये कितना मदद, कर्जा, लोन, बोला नहीं लोन चुकाएंगे कैसे, वो उसको नहीं पहुंचा। लेकिन जो 400 से बढ़ के 1100 हुआ, तो ये जो कि जब यहाँ पे बिल्कुल बिलो पावर्टी लाइन या पार्टी लाइन पे है, तो उनके लिए ये वाले मेजर बहुत हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, तेजस्वी यादव ने बड़े प्रॉमिसेस किए हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी है जो हमेशा अपोजिशन की लीडर को मदद करती है। पिछली बार वो फोटो फिनिश में क्लोज आए थे, उनका घोषणा पत्र आ गया है, उनकी रैलियां शुरू हो गई हैं, उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया है कि हम नौकरियां देंगे, जीविका भी। कितना इम्पैक्ट दिख रहा है ग्राउंड पे कन्हैया जी? देखिए है क्या कि जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 दे दिया, 1100 रुपया दे दिया, मोदी की तरफ से भी मिल रहा है किसानों को हर साल। अभी एनडीए ने और सम्मान निधि की बात कर दी, और भी सम्मान निधि 3000। हाँ, और उसके काट में अब इस तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम 2,76,00,000 परिवारों में एक एक बना देंगे। उनके वोटर इसमें विश्वास कर रहे हैं, उसके कारण है, बाकी लोग विश्वास नहीं। जब आप कह रहे हैं उनके वोटर्स, जैसे 2020 में मैंने पहले भी कहा है, जब हम घूम रहे थे तो हमने ये देखा कि अक्रॉस द कास्ट लाइन एंड रीजन लाइन जो यंगस्टर थे, वो तेजस्वी यादव की 10 लाख जॉब वाली पोल प्रॉमिस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, चाहे सवर्ण हो चाहे पिछड़े हो। पूरा आपको लग रहा है कि आपने कहा कि उनका बेस, उस बेस में कुछ जुड़ता दिख रहा है? जो अगर कन्वेंशनली कहें तो यादव मुस्लिम माले साथ है, तो इस बेल्ट में शाहबाद मगध की बेल्ट में कुशवाहा, उन सीटों पे मुकेश सहनी साथ में आ रहे हैं, तो कई सीटों पे मल्लाह वोट, उस कॉम्बिनेशन, वो विनेबल कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। कौन जुड़ रहा है वोट? नहीं, और ये जो पोल प्रॉमिसेस हैं कि हम ये नौकरियां देंगे, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमने डिप्टी सीएम रहते हुए इतने माई, जिसका कई जगह माई के अलावा जो है, माई तो उनके साथ इंटैक्ट है, और जो मुकामा वाली घटना जो हो गई उसमें तो यादव अगर इधर उधर टूटने वाले भी थोड़ा बहुत सोच रहे हो, तो अब तो पूरा और एग्रेसिव तरीके से हो गए। दूसरा वोट जो उनमें जुड़ रहा है, वही जुड़ रहा है कैंडिडेट, अगर मान लो कुशवाहा कैंडिडेट है तो वहाँ कुशवाहा आ जाएंगे, वैश्य कैंडिडेट है तो वैश्य हो गया, राजपूत है तो राजपूत आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर सीट, हाँ, कुछ पर्टिकुलर से में, बाकी वो मुझे नहीं दिख रहा है। और जो इस बार जिस तरह से अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, अनलाइक लास्ट टाइम, पिछली बार तो सब मैं तो देखा हूँ कि भूमिहार के लड़के बेगूसराय में पागल होकर के उनके मीटिंग में रोजगार अब मिल जाएगा, हम नौकरी करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार उनसे हट करके इनके साथ आकर के उस एजेंडा को, उस इशू को ही भोथर कर दिया, नौकरियां दे दी उन्होंने, तो अब समाप्त हो गया। और इस पर अभी लोग विश्वास ना नहीं तो बहुत ज्यादा फेंका फेंकी है। बल्कि आपने ये जिक्र किया, हम लोगों को, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपनी फील्ड विजिट्स में ये दिख रहा है कि जो सरकारी नौकरी की चाह रखने वाला नौजवान है अक्रॉस द कास्ट ग्रुप एंड रिलीजन ग्रुप, वो जनसुराज की ज्यादा बात कर रहा है। वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, और वो चूंकि वोकल और लाउड भी होता है, आप कहीं किसी गांव में रुकेंगे तुरंत वो 18 से 25-30 वाला लड़का सब जुट जाएगा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, एक अमंग द माइग्रेंट्स ऑल्सो, उसमें भी आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो जन स्वराज के प्रति थोड़ा रोमांटिसाइज कर रहा है। बट एक इशू यहाँ पे आता है कि एट द एंड ऑफ इट, जब इलेक्शन का दिन आता है ना, तो लोग विनेबिलिटी देखते हैं, जीत कौन रहा है। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरा वोट इज प्रिज्यूम टू बी गेटिंग वेस्टेड। तो उसके कारण ये मुझे लगता है कि अभी भी एक स्ट्रेट कॉन्टेस्ट हो जाएगा एनडीए वर्सेस महागठबंधन।
और जैसा कन्हैया जी कह रहे हैं वेरी राइटली सेइंग कि उनका जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव का पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगा। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सीमांचल में एक दूसरी बात जो AIM का उसका उतना असर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जो अगर आप कहें ना दूसरे कास्ट में, जैसे कि 1 मिलियन जॉब्स वाज गेटेबल, पहली बार किसी ने जॉब के बारे में कहा। बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 10 लाख नौकरी बिल्कुल पहली कलम से 10 लाख एंड डूएबल। हाँ डूएबल एब्सोल्युटली। अब जो उन्होंने कह दिया है कि 25 मिलियन, अगर मान लो 25 लाख लोगों के पास जॉब है, 25 मिलियन लोगों को आप जॉब देने के लिए, और जैसा अमित शाह ने हमारे आज तक के प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नमेंट के C एंड D ग्रेड का जो एवरेज सैलरी है वो 39,000 है, राइट। 39,000 इंटू 25 मिलियन इंटू 12 मंथ्स, ये 11.70 लाख करोड़ आता है। बिहार का बजट 3.17 है, 3.17 3 लाख करोड़। 25 मिलियन बेस्ड ऑन की हर हाउस होल्ड को एक जॉब दिया जाएगा। 2.76 million families are there. हाँ, तो to 25-26 lakhs people already have a job. Right. In government, state government, PSU, wherever. हाँ, So it lives 25 million people. So that 25 million families, so one person in every family, and that he has promised to do within 20 months. अब ये थोड़ा सा और ज्यादा वादा वो जो है ठीक है, जीविका दीदियों का CMS जो है उनको हम 30,000 देने लगेंगे, परमानेंट कर देंगे, 25 OPS ला देंगे। नहीं, यही वजह है कि आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाइए या अर्बन एरिया में चले जाइए और बात करिए कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, जीविका दीदी को 30,000 वाली नौकरी देंगे, तो लोग कहते हैं मैं कहाँ से दे देंगे। मतलब गांव के जो अनपढ़ लोग भी हैं ना, वो ये मानने को तैयार हैं, उनको लगता है मैथ्स है सर, ये मैथ्स कर लेते हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग इट। बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये है 1 मिलियन का जो जॉब का था, लोग में एकदम से एक एनर्जी क्रिएट हो गई थी, यूथ जो था कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन। पर एम्प्लॉय के अलावा ना एक वोट जोड़ रहा है, ये मैं दरभंगा के इलाके में मुजफ्फरपुर में इस बात को फील किया कि तेजस्वी नहीं तेजस्वी यादव ने जो अनाउंसमेंट मुकेश सहनी को डिप्टी CM आईपी गुप्ता वाला, हाँ, वोट है उसका, ये जो लोग मानते 23 लाख है हाँ, कि मल्लाहों का जो 50% वोट है वो NDA के साथ है, तो मल्लाहों में एक एस्पिरेशन जगह है कि मेरा आदमी जो डिप्टी CM, हाँ वो है, वो मैंने दरभंगा मुजफ्फरपुर में फील किया। और उस बेल्ट में ये हारे थे पिछली बार मिथिलांचल में, ये गंगा जी के नीचे जीते, ऊपर है। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है, तो क्या सब में उस तरह का एक क्रिएट हुआ? बाय एंड लार्ज मैंने तो देखा, नॉट ओनली निषाद हूँ उसमें, सब में, बिंद में बिंद में भी हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी भी रिप्रेजेंटेशन एट द हाई टेबल, ये एक अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू थ्रो दिस क्वेश्चन, कि पिछले बार कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई थी 70 सीट्स कंटेस्ट करके। इस बार आपको लगता है कि 61 सीट्स या 60 सीट्स जो वो कंटेस्ट कर रहे हैं, कितना स्ट्रांग है कांग्रेस? मैंने आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन बीजेपी, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर के पास ज्यादा वोट है कांग्रेस से। ये तो मुझे भी लग रहा है, राइट। तो प्रशांत किशोर से बीजेपी 34 सीट्स पर परेशान है। हम लोग गिन करके बता रहे थे कि हम लोग 34 सीट्स पर हम लोग को परेशान किए हुए हैं। अब तो ये तो क्लोज कंटेस्ट में ये 34 सीटें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, स्लाइस अवे कर लेगा, जिसके कारण दोनों में एक फर्क है कि कांग्रेस सीटें जीत लेगी ज्यादा जन सुराज के साथ। वैसे मैं इनसे ही डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले, चंपारण का जो इलाका है वो आमतौर पे माना जाता है NDA का मतलब अच्छा है सेंटर, वहाँ NDA को हमेशा से लीड मिलता रहा। मैं बात कर रहा था तो मोतिहारी में जन सुराज के कैंडिडेट अच्छा कर रहा है, ढाका में जन सुराज के कैंडिडेट अच्छा कर रहा है, मतलब वो, और सभी जगहों पे वो डेंट अगर कर रहा है बाई एंड लार्ज तो NDA को कर रहा है। दरभंगा में देखिए वो रिटायर्ड IPS है RK मिश्रा, वो अगर डेंट कर रहे हैं तो संजय सरावगी को डेंट कर रहे हैं मोटे तौर पर। कुछ जगहों पर वो तो IG थे वहाँ पे, महागठबंधन को भी डेंट कर रहे हैं, लेकिन जन सुराज ज्यादातर सीटों पर अच्छा लड़ रहे हैं। तो क्लोज फाइट अगर आती है महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के बीच, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 40-50 सीट्स ऐसी है जो 5,000 अप्रोक्सीमेटली वोट पर डिसाइड हो गई। सांख्यिकी विदों की और राजनीति के विद्यार्थियों कहे कि नीतीश कुमार के खिलाफ पर्सनली एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जाने उनका मतलब फटीग है, कई जगह फटीग है, एब्सोल्युटली राइट। लोग को लगता है कि कुछ और होना चाहिए था, या मतलब कितना दिन चलेगा।
बट कोई एक नाराजगी हो सकती है, आक्रोश नहीं। एक चीज है जिसमें लोगों की, हम सबकी भी और राजनीति की जानकारी रखने वालों को बड़ी दिलचस्पी है कि प्रशांत किशोर को जो वोट मिलेगा उसमें एक वोट ऐसा है जो परंपरागत रूप से एनडीए में जाता था, उस सोशल वर्ग का वोट है जो प्रशांत की तरफ जा रहा है। एक वोट ऐसा भी है जो 2020 में तेजस्वी की तरफ गया था, नौकरी की चाह में वो इधर जा रहा है, यूथ वोट। तीसरा वो वोट है जो फेंस सिटर वोट है, जो द ड्रीम ऑफ बिहार में अपनी होप खो चुका है कि नहीं साहब कुछ नहीं बदल सकता है, तो उसको एक उम्मीद मिलती दिख रही है, वो जितने भी परसेंट हो। ये तीसरा। और एक वोट ऐसा है जो परंपरागत रूप से तेजस्वी यादव का, आरजेडी और उनके समर्थक दलों का वोट था। दिलचस्पी ये कि इसमें से कौन सा बार ऊपर जा रहा है। अगर उनको जितना भी वोट मिलता है 5%, 10%, 12%, तो इसमें कौन सा चंक और वो स्थानीय समीकरणों में किस तरीके से बदलाव कर रहा है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी। टेनिस में जब आप डेविस कप होता है तो उसमें एक नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है। जी, जयदीप मुखर्जी कितने समय तक रहे। अब ये जो इलेक्शन नहीं लड़ने का जो डिसीजन है, चाहे वो कुछ लोग कहते हैं कि he got jitters, कुछ लोग कहते हैं strategically वो कैंपेन करना चाहते थे, and he is the only known face. Both can be wrong, both can be right to certain extent. लेकिन मेरे को लगता है कि उनका इलेक्शन नहीं लड़ना, वो भी जब वो डेयर कर चुके हैं तेजस्वी यादव को वहां जाके, या करगर उनके लिए एक ठीक ठाक सीट हो सकती थी, तो ये थोड़ा सा उनके मोमेंटम को स्लो डाउन किया है उनके सपोर्टर्स ने भी। मुझे सरप्राइज इस वजह से हुई कि जब प्रशांत किशोर इलेक्शन एनालिस्ट थे या पॉलिटिकल कंसल्टेंट कहिए, तब वो हमेशा कहते थे अपने जो उनके क्लाइंट थे कि आपको लड़ना है और ऐसी सीट पे लड़ना है जहां एक तरह से एक हवा बने। जैसे ममता बनर्जी को इंटरेस्टिंगली उन्होंने बंगाल में कहा था, ममता जी की मुझे लगता है कलकत्ता में एक बेस थी सीट, उन्होंने कहा नहीं आप वहां जाके नंदीग्राम में लड़िए इनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के, ताकि एक माहौल बने कि मैं बिल्कुल किसी से डरती नहीं। तो फ्रंट ऑन प्रशांत किशोर ने हमेशा कहा है कि आप फ्रंट ऑन जाके लड़िए। जो होता अगर वो राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ते तो, हाँ, अगर राघोपुर भी नहीं, मुझे लगता है अगर एक ऐसी भी सीट लेते जहां 50-50 चांस है, कहीं से भी लड़ते, और कहीं से भी लड़ते, तो इसी यू हैव। और इसका फ्लिप साइड भी है। मैं बीजेपी के एक बड़े नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं वो प्रशांत किशोर स्मार्ट हैं, वो जानते हैं लड़ते और हार जाते तो उनकी पॉलिटिकल कैपिटल और भी कम हो जाती है। देखिए, तो ये बात भी देखिए, ये बात अगर होती तो काशीराम नहीं बनते, और वो होती। ये कई ऐसे नेता है जो पहला चुनाव लड़े हैं, देखिए भी है। नहीं सही, एक फर्क है, काशीराम जी ने धीमे धीमे बिल्ड किया है। राइट। वो एकदम वैसे नहीं आया कि काशीराम जी एकदम से आ गए और सबको लगा रहे कोई सुपरस्टार आ गया और बहुत सारे इंटरव्यूज मीडिया उनको चेस कर रहा है। नहीं, काशीराम जी ने साइकिल से गांव गांव घूम के 70 के दशक से पहले उन्होंने बामसेव बनाया, फिर DS4 बनाया, 8-10 साल की तैयारी के बाद तब 1984 में बसपा बनाई, लड़े, बाई इलेक्शन लड़े, कंसोलिडेट करते गए, फिर 89-90 से वो एक दिखा और 93 में वो बड़े पैमाने पर दिखा। तब लोगों ने नोटिस करना, एक्नॉलेज करना शुरू। तो वो है, आप कह रहे हैं एक तरह से लंबे रेस के घोड़े थे। मैं आपसे ये पूछ, अरविंद केजरीवाल लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार लड़े, शीला दीक्षित के सामने लड़े, राइट, तो एक माहौल बनाना कि मैं तैयार हूं किसी के सामने लड़ने के लिए। NTR जो आप कह सकते हैं एक तरह से प्रशांत किशोर की तरह कहा नहीं, फर्स्ट इलेक्शन इज द रियल बैटल। यस। और उस चुनाव में उन्होंने एक तरह से डायरेक्टली कांग्रेस को टक्कर दी, खुद लड़े और डायरेक्टली कांग्रेस को टक्कर दी। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर आप शॉर्ट, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, अगर आप इसे शॉर्ट रन समझते हैं पहला, तो फिर आपको लड़ना चाहिए। बिल्कुल, इफ यू उनके सपोर्टर्स ने भी। अच्छा एक बात बताइए, खुद स्प्रिंटर है जी, आप 2 साल में, अभी आपका 1 साल हुआ आपका पार्टी बने हुए फॉर्मली अक्टूबर 2024 से, तो आप तो खुद 100 मीटर दौड़ रहे हैं भाई, आपको तो इलेक्शन लड़ना चाहिए था कहीं से भी। और रही हारने की बात, तो लालू जी यहाँ लोकसभा हारे हैं, तो क्या लालू जी की नेतागिरी घट गई? नीतीश कुमार पहले 2 विधानसभा के चुनाव हारे हैं, तो क्या उनकी नेतागिरी घट गई? जो परसेप्शन पब्लिक में जा रहा है, पॉलिटिक्स T20 हो गई, एब्सोल्युटली। अब परसेप्शन ऐसा जा रहा है लोगों में कि दिस पर्सन हिमसेल्फ इज नॉट एब्सोल्युटली श्योर अबाउट हिमसेल्फ, कि भैया ये पार्टी नहीं गवर्नमेंट बनाने वाली है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, ये भी समझ रहा है। एंड फैक्ट। अच्छा ये बताइए कि चुनाव के नतीजे अगर आते हैं तो
दोनों गठबंधनों की हार के सिनेरियो में क्या होगा मैं वो समझना चाहता हूं। अगर एनडीए हारता है तो जेडीयू का क्या होगा, कन्हैया जी? ये देखिए, मेरा अपना कैलकुलेशन है कि जीडी इज गोइंग टू बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सिंगल लार्जेस्ट नहीं, ये देखिए, ये हाइपोथेसिस में आप प्री कंडीशन चेंज नहीं कर सकते हैं सर। अगर ना बने तो हाँ, ये हाइपोथेसिस का पहला कंडीशन ही चेंज कर दिया। ये मैं आपसे अलग से पूछूंगा। हाइपोथेसिस ये है कि अगर एनडीए मैजिक मार्क तक नहीं पहुंच रहा है, जेडीयू इंटीग्रेटेड रहेगा या नहीं रहेगा, या जब तक नीतीश है तब तक रहेगा? नहीं, जब एनडीए नहीं आता है, जब नहीं आएगा एनडीए तो मतलब उधर आ जाएगा तो बना लेंगे। हाँ, तो जेडीयू सवाल आपका जो उधर ड्रिफ्ट कर माना कि जेडीयू सरकार बनाने की स्थिति में नहीं तो नहीं सरकार नहीं, मैं सरकार नहीं पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ सर। मैं पूछ रहा हूँ जेडीयू का पॉलिटिकल फ्यूचर। नीतीश, जब उन्होंने कहा ना कि उनकी शार्पनेस घट रही है, कई दावेदार सामने आ रहे हैं, वो समझना चाह रहा हूँ कि अगर एनडीए हारता है तो जेडीयू का फ्यूचर, और अगर महागठबंधन हारता है तो आरजेडी का फ्यूचर। क्या आपको लगता है कि पॉइंट ऑप्शन 2 में आगे चल के जन स्वराज और कांग्रेस एक अलायंस बना सकते हैं जिसमें वो लेफ्ट पार्टियों को साथ ले आए? आपने कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को लक्ष्य कर रहे हैं, नीतीश को कर रहे हैं, भाजपा को कर रहे हैं। महागठबंधन अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा, वो टूटने उठने नहीं जा रही है। अगर एनडीए की सरकार इधर नहीं बनती है तो हो सकता है कि जेडीयू टूट जाए। नहीं, अगर आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन नहीं जीत पाता है तो क्या कांग्रेस अपना एक्सपेंशन प्लान आगे बढ़ाएगी, जिसके लिए कृष्णा अलवरू को यहाँ भेजा गया है? बढ़ा सकती है। वो अभी प्रशांत किशोर इसमें गेट इन कर सकते हैं। हाँ, कांग्रेस में जनस्वराज और कांग्रेस का एक अलायंस बन सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब प्रशांत किशोर की 2-3 साल पहले कांग्रेस से बात चल रही थी ना, ये कहा जा रहा था कि वो प्रेजेंटेशन और रिवाइवल वगैरह चल रहा था। अमंग द वेरियस प्रपोजल्स, उस प्रेजेंटेशन के पहले जब उनकी कुछ कांग्रेस नेताओं से बात चल रही थी, एक था कि वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने खुद सुझाव दिया था या कांग्रेस से आया था, आई एम नॉट क्लियर, लेकिन इस पर बड़ी चर्चा चली थी। वो बैकआउट हुए, फिर उन्होंने कहा नहीं, आई वांट टू बी जनरल सेक्रेटरी, काइंड ऑफ नॉट इवन जनरल, चीफ ऑफ स्टाफ। एक तरह से मैं पूरे एक तरह से पार्टी को एक तरह से संभालूंगा, जो कांग्रेस ने माना नहीं। लेकिन एक प्रपोजल था कि आप बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, या ये खुद उन्होंने किया या किसी और ने किया, ये मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ये टेबल पर था। पर मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर कांग्रेस में जा सकते हैं। नहीं, जाना नहीं है, यहाँ कुछ और बात हो रही है। आप जन स्वराज और कांग्रेस का अलायंस मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता होगा। एक चर्चा में है, मैंने राहुल गांधी जानकारी में शेयर कर रहा हूँ, में बहुत जो ट्रस्ट डेफिसिट है, अल्लाह बहुत बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट। लेकिन सौरभ और प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर में, प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के, और अगर प्रशांत किशोर को बिहार में विनेबल मॉडल चाहिए और माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन चाहिए तो उनको राहुल गांधी चाहिए, क्योंकि वो वोट एकबद्ध है राहुल गांधी के पीछे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रशांत किशोर ने कोविड के टाइम पे सोनिया गांधी के साथ जूम कॉल किया था, जिसकी सोनिया गांधी ने एक तरह से पहल की थी, जब उनको लगा कि कांग्रेस कहाँ जा रही है। ये बहुत मैंने अपनी किताब में लिखा है, बड़ा लंबा है, जिस तरह से गांधी फैमिली में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने लगातार प्रशांत किशोर के साथ उस समय संपर्क रखा था। राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनका कहना है प्रशांत किशोर इज अ नरेंद्र मोदी मोल, कि ये बीजेपी की बी टीम है, so he cannot be trusted। हाँ, इनको ट्रस्ट मत कीजिए। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी की जिस तरह से राजनीति है, उसमें या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं है, या फिर आपका नाम राजीव शुक्ला है। That's the complete sentence। मैं इसमें नहीं पढ़, अरे मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बेसिकली राहुल गांधी डज नॉट, आई थिंक, ट्रस्ट प्रशांत किशोर, या उनके मन में ये बात बैठ गई है कि प्रशांत किशोर इज नॉट टू बी ट्रस्ट। तो फिर मुझे नहीं लगता कि दैट काइंड ऑफ अलायंस होगा। ये सवाल उठता है कि अगर हंग हो जाए, त्रिशंकु हो जाए कहीं, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट हुई थी, 10-12 सीट होने की संभावना इस बार बहुत कम है जी। लेकिन अगर होती है और प्रशांत को 6-7 सीटें आती है, जिस तरह से पिछली बार ओवैसी को आई थी, आप किसे प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ या महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? दैट्स एन ओपन क्वेश्चन। बट उनका और कांग्रेस के बीच में कोई लॉन्ग टर्म
अलायंस बिल्डिंग टू से, मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। वो आई डोंट थिंक कांग्रेस इज वेरी कीन इन दैट सेंस ऑफ अलाइनिंग विद प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर का प्लान भी जरूर रेडी होगा, वैसे हल्के में काम नहीं करते। चलिए, प्लान भी क्या हो सकता है? प्लान भी ये है कि आप 2029 तक लड़ते, प्रशांत किशोर की बेस्ट नहीं, पर उनको 29 तक भी ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ आपको एक अलायंस बनाना होगा कि रेनबो कोलिजन चाहिए होगा। आई थिंक द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर प्रशांत किशोर इज इस इलेक्शन में कोई एक साइड बड़ी जीत हासिल करे, यानी दूसरी साइड बिल्कुल जो भी विपक्ष, ताकि वो विपक्ष की भूमिका अख्तियार कर उनको विपक्ष की भूमिका अदा करना पड़ेगा और 5 साल और करना पड़ेगा। लेकिन आपकी भी बात सही है कि केवल विपक्ष नहीं, बिहार जैसे राज्य में आपको एक अम्ब्रेला कोalition भी बनानी पड़ेगी, वरना माहौल बनाएगा कोई, दरी बिछाएगा कोई, बारात ले जाएगा कोई। प्रशांत किशोर तो कह ही रहे हैं कि हम 10 वर्ष के लिए यहाँ आए हैं करने रहेंगे, तो कह तो रहे हैं। चलिए, मान लीजिए नीतीश कुमार जिस तरह से पहली बार खड़ा हुए तो समता पार्टी कितनी सीट जीती थी? 6 सीट, 6 या 7 हो सकता है, 6-7 जीते आप फिर अगला बार में है। प्रशांत किशोर ने बिल्कुल क्लियर बोला कि भाई 2020 में जब आप देखेंगे दोनों अलायंस के वोट्स के बाद, हालांकि वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन 25% वोट्स ऐसे हैं जिसको वो अनअलाइंड मानते हैं। ना वो एनडीए का वोट है, ना महागठबंधन का वोट है, वो इंडिपेंडेंस को मिला है। लेकिन ये वो वोट भी है जो ये भी कहता है जो जीत रहा होगा उसी को जिता देंगे, ये भी बोलता है। वोट को वो चाह रहे हैं कि 25% अगर उनको मिल जाता है। जी, दूसरा सर जो आपने कहा ना कि नीतीश कुमार ने 10 साल इंतजार किया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन नीतीश कुमार को 98 से 2004 तक 6 साल तक केंद्र की सत्ता की संजीवनी भी मिली है, जिसमें वो रेल मंत्री बनकर मुस्कुराते हुए बैठे रहते थे और लालू जी के सारे जाइब्स झेलते थे, क्योंकि वो सब ट्रेजरी बेंच में बैठे थे, नीतीश जी और लालू जी वहां बैठे थे। वो बड़ा वायरल होते हैं वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि बहन ममता को मिला था, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो वो एक उनके पास सहूलियत भी थी, पॉलिटिकल कैपिटल भी थी। प्रशांत किशोर के पास 10 साल लड़ने के लिए आपको एक वो प्लेटफॉर्म भी चाहिए ना, ठिया भी तो चाहिए। नहीं, किसी एक बड़े राज्य में, खासकर कि उत्तर भारत में स्टार्टअप बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जैसे आपने कहा ये लंबा रेस है। काशीराम इज ए गुड एग्जांपल। आप लगातार आपको चुनाव लड़ने पड़ते हैं, उसके बाद 10-15 साल साउथ में हुआ है, क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स कैरिस्मा और स्टार पर्सोना पे चलती है। तो आपने देखा होगा एनटीआर इज द बेस्ट एग्जांपल, बट एंड इवन देयर आर लिमिटेशन। कमल हसन ने ट्राई किया, फेल हुए, लेकिन एनटीआर ने दिखाया कि और क्या उसके भी पहले एमजीआर, पर एमजीआर के साथ पूरा एआईडीएम का संगठन था, तो वो तो उन्होंने ही बनाया ना। नहीं, जब वो व्हेन ही वॉकड आउट, करुणानिधि से उनकी टसल हुई इन द कांग्रेस। एमजीआर जो है उसका लंबा इतिहास है। अन्ना दुराई कॉन्शियसली वांटेड टू प्रोजेक्ट एमजीआर एज अ फ्यूचर लीडर टू टेक ऑन द डीएमके इवेंचुअली। एमजीआर का कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है। एमजीआर बेनिफिटेड फ्रॉम अ फुल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो था वहां। नहीं, एक वो जस्टिस पार्टी से जो बेस बनना शुरू हुआ था, जिसको अन्ना दुरई ने कंसोलिडेट किया, करुणानिधि ने कंसोलिडेट किया, और ये एक स्टार प्रचारक की भूमिका में थे। See, when the split took place in the two DMKs, the AIDMK also they needed a face to in a way take on the Karunanidhis and the old establishment. MGR became that face. एक किताब है MSS पांडियन की, इमेज ट्रैप, जिस तरह से उसको उनको कहा गया कैसी फिल्में करो, आप ऐसी फिल्में करो जहां आप हीरो रॉबिन हुड लगो। शिवाजी गणेशन ने भी ट्राई की पॉलिटिक्स, लेकिन शिवाजी गणेशन वाज एन एक्टर फर्स्ट, तो वो विलेन का रोल करते थे, हीरो का। एमजीआर को कहा गया यू आर ओनली गोइंग सर्वहारा का नायक, द प्रो पुअर नायक रोल आपका होगा। तो एक संगठन बना था। मेरा ये पूछना है कि आप बगैर संगठन में उत्तर भारत की राजनीति में आपको तुरंत इंस्टेंट कॉफी की तरह या T20 मैच की तरह आपको सक्सेस मिलना मुश्किल हो। कुल मिला के बात यह है कि गांव में जो बूथ है वहां आपका बस्ता कौन संभाल रहा है, किसके पास पर्ची पहुंचेगी, कौन दरी बिछा के बैठेगा, घर घर जाएगा, पर्ची पहुंचाएगा और वोट डलवाएगा। अगर बस्ता आपकी ताकत है, अगर बूथ पे आपकी मौजूदगी है, तभी लहर आपके काम आएगी। वरना आप डिसरप्टर तो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिसरप्शन के जरिए आप सत्ता के सिंहासन पर काबिज नहीं हो सकते हैं। वहां थोड़ी सी स्थिरता भी चाहिए। बिहार की राजनीति पर हमारी चर्चा बनी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेता नगरी। कैंसर नाम में ही खौफ है,
लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।